तुम आमद सेंटर पहुंचे तो वहां पे तुमने फमागुस्ता देखा होगा। हुँ। व्हाट वाज द फीलिंग? हम सब ने कहानियाँ सुनी है। अगर आप देखो कोई भी आर्मड कोर ऑफिसर होगा, उनके लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल विल बी आइडल क्योंकि एट एन एज ऑफ 21 इयर्स कोर्स के लिए वो आए थे, बट लड़ाई कोर्स के दौरान शुरू हो गई। He went back to his regiment, he fought and he attained martyrdom। तो आप देखो एक 21 साल का लड़का जिसकी ट्रेनिंग भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, he was able to inflict so much damage on the enemy that enemy had to say कि उस टैंक में कौन था। Because of him we have lost the battle। सो 1965 के वॉर में पाकिस्तानी जो कमांडोज होते हैं उन्हें गुरिल्लाज बोलते हैं। सो दे वर ड्रॉप करने के बाद उनका नेक्स्ट टास्क वाज टू लिंकअप। उनका आर्मर ने आके इनके साथ लिंकअप करना। तो ड्रॉप तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इंडियन आर्मी ने लिंकअप नहीं होने दिया। तो 6-7 दिन ये खेतों में पड़े रहे। तो इन 9-10th के बच्चों ने बंदूकें लेके एक दिन जो जिस खेत में पाकिस्तानी थे उनके ऊपर हैंड्स अप करवा दिया। मतलब एंड दे सेड, कहते हमें ना पुलिस को मत देना, हमें फौज को दे। तो जैसे ही पाकिस्तानी फायर आता था पीका का, हम यहाँ से NSVT फायर करते थे। एंड मैं वहाँ 2-2.5 महीने था। 2-2.5 महीने का एक्सपीरियंस ये था कि जब NSVT का फायर हो गया, दूसरी साइड शांति हो जाती, फिर वहाँ से कोई फायर नहीं। पुराने ज़माने में बोलते थे कि अगर आर्मर्ड की लड़ाई में आर्मर्ड जहाँ पहुँचनी है वहाँ पहुँच गई तो लड़ाई खत्म। आज का जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें कभी भी दोस्ती और कभी भी दुश्मनी हो सकती है। युद्ध हो सकते हैं। हम छोटी-मोटी लड़ाइयों की, बैटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध की बात कर रहे हैं कि युद्ध हो सकते हैं। और जब युद्ध होते हैं, जब बैटल्स होती हैं, तो हमेशा याद आता है किंग ऑफ बैटल। दोस्तों, आज हमारे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त बैठे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत जसरोटिया, जो कि आर्मर्ड कोर से आते हैं, और आज हम उनके साथ बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। साथ में हम ये भी पूछने वाले हैं, किंग ऑफ द बैटल क्यों है आर्मर्ड कोर? क्या है आर्मर्ड कोर में? और क्यों ये पहुंचे आर्मर्ड कोर में? सो बात शुरू करते हैं। प्रशांत, वेलकम भाई। थैंक यू सो मच भाई। तो आर्मर्ड कोर आर्मर्ड कोर को हम जानते हैं मोबिलिटी, स्पीड, फायर पावर, शॉक इफेक्ट। तूने इसके लिए ज्वाइन किया था कि स्टाइल के लिए, द मड को? देखो, हमारे एक ड्रिल उस्ताद होते थे जो कहते थे प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, स्टाइल तो इनहेरेंट है। एंड जब आप एकेडमी में जाते हो और आप अपने इंस्ट्रक्टर्स को देखते हो, स्पेशली आर्मर्ड कोर के इंस्ट्रक्टर्स, तो मुझे तो लगता था ये बाकी फौज से थोड़े से डिफरेंट हैं। तो यस, स्टाइल था। बट जैसे मैं एक आर्मी फैमिली से आता हूँ एंड मेरे फादर, उन्होंने मुझे बोला था कि जो पुरानी आर्मी है, जो कमराड्री और जो इलान आर्मी में होता था पुराने ज़माने में, वो आज भी आर्मर्ड कोर में बरकरार है। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट मोटिवेटेड कि मेरे को आर्मर्ड कोर जॉइन करनी है। चलो, समझ गए। लेकिन जब आर्मर्ड कोर में गए, तो जाके कुछ तो डिफरेंट फील किया होगा, राइट? आईएमए में आपको टैंक्स नहीं मिले थे। आप कमीशन होते हो, आर्मर्ड कोर पहुँचते हो, अपनी रेजिमेंट में पहुँचते हो, जम्मू, राइट? या जम्मू। तो पहला टैंक से जो मुलाकात हुई, वो कैसे हुई? तो जब हम कमीशन हुए, उसके बाद आपको पता है हमें 21-22 दिन की छुट्टी मिलती है, जब अपने आप रेजिमेंट ज्वाइन करते हो उससे पहले। तो उस 21 दिनों में ना आपकी नींद में रोज़ टैंक आते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मेरा टैंक ऐसा होगा। आपने मूवीज़ देखी होती हैं, आपको लगता है कि मैंने ये करना है। बट जब आप रेजिमेंट पहुँचते हो, तो पहले तो आपको टैंक बहुत दूर से ही नज़र आते हैं। फिर आपका एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है। उस शेड्यूल में आपका एक इंस्ट्रक्टर होता है। तो पहले 3 महीने इंस्ट्रक्टर की रैंक क्या होती है? दफ़ेदार, ओके। लांस दफ़ेदार तो मैं आपको ये बता देता हूँ, दफ़ेदार जो इन्फेंट्री में हवलदार होते हैं, आर्मर्ड कोर में उनको दफ़ेदार कहा जाता है, और इन्फेंट्री में जो सूबेदार होते हैं, उनको आर्मर्ड में रिसेलदार कहते हैं। अब कंटिन्यू करो प्रशांत। तो पहले 3 महीने तो मुझे टैंक के ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया गया। मुझे अभी भी याद है, मेरे जो इंस्ट्रक्टर अलॉट हुआ था उस टाइम, दफ़ेदार हरजिंदर,
तो दफेदार हरजिंदर मेरे को कभी टैंक के ऊपर नहीं आने देता था, साहब जी थल्ले। तो आई कैन नेवर फॉरगेट हिज फेस, साहब जी थल्ले थल्ले थल्ले। बिकॉज नीचे से सिखाना शुरू किया कहाँ ड्रेन प्लग होते हैं, क्या है, सारे ड्रेन प्लग खुलवाए, अपने हाथों से मुंह पे ऑयल गिर रहा है वो भी हंस रहा था कि जानबूझ के कराया है, लेकिन आइडिया वाज दैट साहब शुड लर्न। और आप जो अपने रेजिमेंट में अपने एनसीओज अपने जेसीओ से सीखते हो वो आप कभी नहीं भूलते। हम जब जाते हैं ना तो कभी कभी हमें लगता है हम शायद ऑफिसर नहीं हैं, और आई थिंक ये फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंडियन मेन, हमारे जो जवान हैं दुनिया के सबसे अच्छे जवानों में से हैं, और एब्सोल्युटली, हम जो इनसे सीखते हैं दे फील प्राउड कि साहब मेरे से सीखा हुआ है और आज देखो साहब कितना अच्छा कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो फीलिंग है आर्मर्ड कोर की, मैं बता रहा हूँ, हमारी जो क्रू इंटीग्रेशन है, ऑफिसर मैन रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लास अपार्ट बीच में कभी ऐसा फ़ील हुआ कि काश ये टैंक थोड़ा छोटा होता? है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट लगता है, मैं रशियन टैंक से आता हूँ तो मुझे तो हमेशा ही लगता है कि टैंक बड़ा होना चाहिए था। नहीं, रशियन ट्रेनिंग के टाइम पे जब उस्ताद ने बोला कि साहब नीचे से ड्रेन प्लग खोलो। नहीं, 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 ये तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। अब जब पुरानी हम यादें, अभी भी रेज़िंग डे मेरी रेजिमेंट की गोल्डन जुबली थी, मैं गया था, तो हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक-दूसरे को ढूँढते हैं कि उस्ताद याद है आपने मेरे को सिखाया था? वो बोलते साहब आप भूले नहीं अब तक। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन ऑलटुगेदर। एब्सोल्युटली, जो बॉन्ड उस टाइम पे हमारा बनता है कि वो ही हमारे उस्ताद हैं, वो हमें सिखा रहे हैं और उसके थोड़े ही दिन के बाद हम उनको लेके ही बैटल में लीड कर रहे होते हैं बिल्कुल। एंड हम उनको लीड करते हैं और वो प्राउड फील कर रहे होते हैं कि आप देखो मैंने ट्रेन करा है। आप लीड कर रहे होते हैं मतलब, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी मैं एक मूवी देख रहा था, हुँ, हुँ। तो उसमें ऑफिसर्स जनरली दे सिट इन द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड वो अपन। भाई, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए नीचे से चढ़ना पड़ता है। जब आप यूनिट्स में, रेजिमेंट्स में जाते हैं पहली बार, हम्म, तो जैसे अभी प्रशांत ने बताया, मैं भी कई बार बता चुका हूँ, सभी सारे ऑफिसर्स इस बात को बताएँगे। पहले शुरू के कुछ दिन तो आप जवानों के साथ ही रहते हो। आप समझते हो कि आपके जवान क्या करते हैं, उनकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका टास्क कितना डिफ़िकल्ट है। सो दैट जब आप डिसीज़न मेकिंग करोगे उनके लिए, सो यू नो व्हाट अफेक्ट्स व्हाट। आपके एक डिसीज़न से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप कि जो जनरल्स भी हैं ना, हम्म, वो भी सब हमारी तरह ही गए हैं। सब हमारी तरह गए हैं। यू आपको हैव पता टू गो है, फ्रॉम द बेस। जब हम रेजिमेंट जॉइन करते हैं, हम्म, तो हम कुछ मंथ्स के लिए हम्म, जवानों के साथ रहते हैं। हम ऑफिसर मेस में सीधा नहीं आते। यू हैव टू अर्न दैट पोजीशन कि आप ऑफिसर मेस के काबिल हुए हो। आप जाते हो, आपका रहना, खाना, पीना, बाथरूम क्लीयरेंस सब उन जवानों के साथ होता है। बिकॉज़ दैट इज़ हाउ यू नो कि एक जवान की लाइफ कैसे चलती है। आप सीधा ऑफिसर मेस में आके सीधे ऑर्डर नहीं दे सकते ना कि तुम इस टाइम आना चाहिए था, तुम इस टाइम नहीं आए। यू हैव टू सी, you have to live that life, and that is where Indian army is, that is why we say it is an officer led army, because our young officers are the ones जो शुरू से लेके हमेशा हर जवान के साथ रहते हैं और एंड तक उनकी टेक केयर, उनकी देखभाल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वेलफेयर, एवरीथिंग ये हमारे ऊपर है। व्हाट लिटिल आई नो सर, वेस्ट की फिलॉसफी इससे थोड़ी अलग है। मतलब उनके लिए एन ऑफिसर हैज़ टू मच इन्फॉर्मेशन, ही हैज़ टू मच नॉलेज एंड ही मस्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर एनी कॉस्ट। और फिर वो अपने ऑफिसर को, दे कीप देयर ऑफिसर्स सेपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन बिकॉज दे आर द माइंड। इज इट लाइक, मतलब हमारी फिलॉसफी अलग है ए, क्या? हम बिल्कुल हम नहीं। अपने ऑफिसर को कॉम्पिटेंट बना देते हैं, ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज मैन एंड द कंट्री। आप ज़्यादा पीछे नहीं भी जाओ, आप कारगिल वॉर की बात करो। इट वॉज अ वॉर, इट वॉज अ बैटल विच वॉज रन बाय यंग ऑफिसर्स एंड मेन। आप देखिए कितने लोगों का नाम याद है आपको? विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, जितने भी हैं, दे वर ऑल यंग ऑफिसर्स। हमने कहाँ प्रोटेक्ट किया? दे वर दी वंस हू लेड असॉल्ट। एक असॉल्ट के बाद दूसरे में भी दे यूज्ड टू वॉलंटियर कि मैं जाऊँगा। वो ये दिल मांगे मोर, क्यों था ये दिल मांगे मोर? बिकॉज़ इट एक्चुअली वांटेड, दे एक्चुअली वांटेड मोर। तो ये हम अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने का तो बिल्कुल कभी नहीं सोचा। इनफैक्ट हमारे ऑफिसर्स आर दी वंस हू विल लीड एवरी टाइम। वी आर एन ऑफिसर लेड आर्मी। चलो मैं आपको इधर ही एक छोटी सी चीज़ क्लियर करता हूँ। हम्म, मैं इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की बात करता हूँ। जी जी जी। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना एलिटिसिज्म हाँ, दिखता है, हाँ। वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स में दिखता है। अगर एक इंडियन पोस्ट और एक पाकिस्तानी पोस्ट सामने है, आप देखेंगे 99% टाइम पाकिस्तानी ऑफिसर वहाँ गेस्ट विजिट पे आता है।
आएगा, रहेगा, थोड़े दिन दिखेगा और वापस चले जाएगा। व्हेयरएज़ इंडियन आर्मी ऑफिसर विल बी देयर विद हिज मेन। हमारे यहाँ एलिटिसिज्म नहीं है। इसीलिए यूनिट कहते हैं। चाहे वो इन्फेंट्री बटालियन है, आर्मर्ड रेजिमेंट है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, वी आर वन यूनिट। यूनिट मीन्स वन। कमांडिंग ऑफिसर से लेके जो सबसे नया रिक्रूट अभी बटालियन में, रेजिमेंट में आया है, वो सब एक है। दैट इज़ वन यूनिट। एंड ये हमारा कोर वैल्यू है। दैट्स अमेजिंग। तो हम फर्स्ट पोस्टिंग पे चलते हैं। ठीक है, चलें भाई साहब? हाँ। ओके। तुम पहुंचे जम्मू, तुम्हारे पास में एलसी फेंस लग रही थी, जो इंजीनियर्स का काम था। लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जहाँ पे इन्फेंट्री बैठी हुई थी, पर मज़े तुमने बहुत लिए। तो ऐसा है, जब फेंसिंग चल रही थी तो पाकिस्तानी रात को फायर करते थे बिकॉज दे डिड नॉट वांट एलसी फेंस होनी चाहिए। तो हमारे टैंक के ऊपर एनएसवीटी होती है, सो विच इज़ अ 12.7 mm HMG। लोग बोलते हैं ना कि टैंक इतना पावरफुल क्यों है। हाँ। तो एक टैंक पे, जैसे मेरा टैंक था, मैं T-72s में था, एक 125 mm स्मूथ बोर गन होती है, एक 12.7 mm NSVT होती है, एक 7.62 mm कोएक्सिल होती है। ये सिर्फ एक टैंक की बात कर रहा हूँ। ओके। तो इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करो तो मतलब यू आर एक्सीडिंग योर एक्सपेक्टेशंस ऑल टुगेदर। तो जो पाकिस्तानी रात को फायरिंग करते थे तो हम स्मॉल आर्म से रिप्लाई करते थे। तो सडनली किसी को आइडिया आया कि जो टैंक के ऊपर NSVT है 12.7 mm, 12.7 इतनी बड़ी गोली है, हम्म। उसको क्यों ना हम वहाँ पर डिप्लॉय कर दें। तो जैसे ही पाकिस्तानी फायर आता था पीका का, हम यहाँ से NSVT फायर करते थे। एंड मैं वहाँ 2-2.5 महीने था। 2-2.5 महीने का एक्सपीरियंस ये था कि जब NSVT का फायर हो गया, दूसरी साइड शांति हो जाती थी। फिर वहाँ से कोई फायर नहीं आता था। गुड नाइट। मतलब तुम तो अच्छे क्लास टीचर बन सकते हो। फिंगर ऑन द लिप्स पाकिस्तानियों। ऑल राइट, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुमने एंजॉयमेंट किया, पर अब रियलिटी हैज़ टू कम। या तो आप पहुंचे आर्मर्ड सेंटर, करेक्ट। अहमदनगर, ट्रेनिंग करने। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो वायोस इज वन प्लेस विच यू विल ऑल्सो एग्री, मैडनिंग होता है कि आप सारे कोर्समेट्स थोड़े दिन पहले जो कैडेट्स थे, अब 6 महीने बाद आप ऑफिसर्स बन के एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। तो माहौल पूरा पार्टी वाला होता है। बट वो पहली स्टेज होती है जहां आपकी टेस्टिंग फॉर योर टैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज स्टार्ट्स। मतलब इम्पार्ट भी बहुत होती है नॉलेज, बट इट्स अ ग्रेडेड कोर्स। ट्रू। तो पढ़ाई बहुत है, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। पढ़ाई बहुत है। बहुत। वो ऐसा है, जो ये बोल रहा था ना कि फौज में चले जाओ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। हर मोड़ पे, हर जगह फौज में पढ़ाई एग्जाम, आपको हर जगह अपने आप को साबित करना पड़ता है, हर बार। पढ़ाई और एग्जाम। बिल्कुल। वो भी ग्रेडेड सारे। प्रमोशन एग्जाम्स भी होते हैं, प्रमोशन भी ऐसे नहीं मिलता। कोर्सेज अलग हैं, आपके टेक्निकल कोर्सेज अलग हैं, आपके टैक्टिकल कोर्सेज अलग हैं, आपके प्रमोशन एग्जाम्स अलग हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग हैं। मतलब बाहर से ये लगता है ना कि फौज में गए लड़ाई करना शुरू। मैंने नहीं। you'll not believe, प्रशांत, मैंने ऑफिसर्स को ऐसा देखा है। मैरिड ऑफिसर है, छोटा बच्चा है, ठीक है, पीस स्टेशन में पोस्टेड है। वो बीवी बच्चा घर पे है, और बगल में जो गैरेज है ना, वो गैरेज के अंदर बैठ, कार बाहर खड़ी है, वो गैरेज में अंदर बैठ के शटर डाउन करके पढ़ाई कर रहा है पूरी रात बैठ के। बिल्कुल। स्पेशली स्टाफ प्रमोशन के के लिए तो लिए, प्रमोशन के 18 लिए। 18 घंटे लोग पढ़ाई करते हैं प्रमोशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 18 ऑन घंटे। ड्यूटी हो आप, ठीक है, ड्यूटी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे तो छुट्टी है। छुट्टी मिलती है कई बार। हाँ, वो कभी अच्छे, कभी। अगर हाँ, आपके सीनियर्स अच्छे हैं तो आपको 2 महीने 3 महीने फ्री कर देते हैं पहले ही। हम्म। एंड अच्छी यूनिट्स करती हैं, आपको बोलते हैं ठीक है सुबह आ जाना, फिर उसके बाद तू पढ़ाई कर। ऑफिस में आओ, एक रूम बनाया, मेरी यूनिट ने स्टडी रूम बनाया हुआ था कि जितने ऑफिसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक एक रूम दे रखा था। ऑफिस में आते थे हम्म। यूनिफॉर्म पहन के, और हम्म। वहीं बैठ के पढ़ाई करते थे। सही है। नहीं, इनफैक्ट मैं बताऊं, अभी जैसे अभी प्रेजेंट चीफ इंजीनियर्स के हैं, उससे पहले 2-3 इन्फेंट्री के रहे हैं लगातार। वरना पहले सबसे ज़्यादा जो जनरल्स दिखते थे ना, लेफ्टिनेंट जनरल्स हम्म। और जनरल, वो आर्मर्ड के दिखते थे सबसे ज़्यादा। सबसे आर्मर्ड के दिखते थे। तो ऐसा लगता था इनको कोई रिजर्वेशन मिलता है क्या? पाकिस्तानी रिजर्वेशन नहीं देखता भाई। ऑलराइट, तो पाकिस्तानी रिजर्वेशन नहीं देखता। हुँ, ऑलराइट, तो तुम आर्मर्ड सेंटर पहुँचे, तो वहाँ पे तुमने फमागुस्ता देखा होगा। हम्म। व्हाट वाज़ द फील लाइक?
सो हम सब ने कहानियाँ सुनी है। अगर आप देखो कोई भी आर्मर्ड कोर ऑफिसर होगा, उनके लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल विल बी, यंग ऑफिसर्स के लिए ही विल बी द एपिटोम, आइडल। क्योंकि एट एन एज ऑफ 21 ईयर्स, अभी हम वायोस कोर्स की बात कर रहे थे जहां मैंने बोला कि हम सीखना शुरू करते हैं अपने टेक्निकल टैक्टिकल सारी चीजें। जी। कोर्स के लिए वो आए थे, हम्म। बट लड़ाई कोर्स के दौरान शुरू हो गई। ओके। ही वेंट बैक टू हिज रेजिमेंट, ही फॉट एंड ही अटेन्ड मार्टरडम। तो आप देखो, एक 21 साल का लड़का जिसकी ट्रेनिंग भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है, ही वॉज एबल टू इन्फ्लिक्ट सो मच डैमेज ऑन द एनिमी दैट एनिमी हैड टू से कि उस टैंक में कौन था। बिकॉज ऑफ हिम वी हैव लॉस्ट द बैटल। तो इतनी, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रेज अगर दुश्मन से आए ना तो उस प्रेज की बहुत वैल्यू होती। ऐसा क्या था, मतलब व्हाट वाज द स्टोरी? सी, ये बैटल ऑफ बसंतर है जिसको पाकिस्तानी बैटल ऑफ बड़ा पिंड बोलते हैं। अच्छा। सो पाकिस्तानी काउंटर अटैक आया था, सीज फायर डिक्लेयर हो चुका था ईस्ट पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान हैड, बसंतर में उन्होंने काउंटर अटैक किया था। ईस्ट पाकिस्तान में 71 दिस इज। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 71 वोट। सो इंसिडेंटली पूना हॉर्स जो है, हम्म। 17 पूना हॉर्स, हम्म। ये अकेली ऐसी आर्मर्ड रेजिमेंट है जिसके पास 2 परमवीर चक्र हैं। 1965 में कर्नल तारापुर अच्छा। एंड 71 में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। इस रेजिमेंट को पाकिस्तान ने नाम दिया है फक्र हिंद। तो मैं बोल रहा था ना, प्रेज अगर दुश्मन से आए तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो अगर दुश्मन बोल रहा है कि इस रेजिमेंट का नाम फक्र हिंद है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या है। एंड एट सच अ यंग एज, 1 टैंक डिस्ट्रॉइंग 6 एनिमी टैंक्स, मतलब इट इज My अनहर्ड। And that too, his tracks were broken. या उसका लास्ट, उनका जो ट्रांसमिशन था, ही वाज टोल्ड टू अबैंडन टैंक। द लास्ट ट्रांसमिशन इज, सर आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग, आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। दैट इज द लास्ट ट्रांसमिशन। टैंक मूव नहीं कर रहा। नहीं। In fact, when we talk of Second Lieutenant Arun Khetarpal, जिन लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने मतलब बोलते हैं ना आई विटनेस अकाउंट, जिन्होंने वो देखा होगा, वो ऐसा कुछ देखा कि एनडीए का परेड ग्राउंड जो शान है, और आईएमए का वो ऑडिटोरियम जहाँ से हम सब कमीशन होते हैं, पहली बार स्टार पहन के जहाँ खड़े होते हैं, उन दोनों का नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेटरपाल के नाम पे है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे मेरे सेम गूज़बम्प्स आ गए हैं इस बारे में सेम बात करते हुए। ओके। ये स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल है कि हमें अभी इम्पैक्ट ऐसा हो रहा है, उस टाइम जब आमद सेंटर में देखा, व्हाट डिड इट फील लाइक? सो देखो, उस टाइम तक जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, यू आर ट्रेन्ड, यू आर अ ट्रेन्ड सोल्जर टू हाइड योर इमोशंस। बट यस, थोड़ा सा यू फील कि जिसको सुना था, जिसके बारे में पढ़ते आए हैं आज तक, जो आपके आइडल हैं, यू आर एक्चुअली सीइंग दैट टैंक इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज, आई वुडंट से इट इज ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग नहीं है, बट इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग अंदर से जो होता है कि हाँ, वन डे। मर्द का बच्चा। बिल्कुल। मतलब टैंक इज द किंग ऑफ द बैटल, और उसमें मैन लाइक दीज, द कॉम्बिनेशन, द फक्र हिंद बनते हैं सीधा। बिल्कुल। सी, टैंक में क्रू होता है, एवरी टैंक हैज़ अ क्रू। तो किसी टैंक में 3 का क्रू होता है, किसी टैंक में 4 का क्रू होता है। सो जो क्रू है ना, इट इज़ लाइक, आप फैमिली बोलते हो ना, फैमिली से भी बहुत आगे है। क्योंकि एक दूसरे का सर्वाइवल, एक दूसरे की ज़िंदगी, सब कुछ एक दूसरे के हाथ में। एंड इट इज़ अ होमोजेनियस यूनिट। एक ड्राइवर है, एक गनर है, एक कमांडर है। अगर इनमें से एक भी कड़ी वीक है तो यू आर डन। इट इज़ अ वेरी होमोजेनियस यूनिट। मतलब जो क्रू इंटीग्रेशन और क्रू के साथ सर्वाइवल, रहना खाना पीना आर्मर्ड में है, आई एम श्योर बाकी आर्म्स में भी होगा, बट जो मैंने देखा वो, इट इज़ अनमैच्ड। जैसे सर हम आर्मी के बारे में बात करते हैं, आर्म फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, तो देयर सम नेम्स व्हिच कम्स अप, सम कीवर्ड्स, जैसे स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ आ गई, देन यू हैव इन्फेंट्री, देन यू हैव आर्मर्ड। तो इनका एक होलिस्टिक, जैसे मान लीजिए दिस इज द बोर्ड इन अ होलिस्टिक सेटअप ऑफ वॉर, इन सब का मतलब नॉट अ ऑपरेशन, नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक,
फुल फ्लेजेड वॉर जहाँ पे लैंड हम ग्रैब कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ऐसे पीओ के वापस ले रहे हैं। तो इसमें अलग अलग यूनिट्स का क्या रोल रहता है, मतलब कन्वेंशनल रोल मैं पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली डिजाइन वगैरह वो तो सिचुएशन के हिसाब से होंगे, बट व्हाट इज द कन्वेंशनल रोल ऑफ यूनिट्स विद इन द इंडियन आर्मी एंड द आर्म फोर्सेस? सो सी एवरीथिंग इज टास्क स्पेसिफिक। आपका टास्क क्या है? अगर आपका टास्क कुछ पर्टिकुलर एरिया कैप्चर करना है, या किसी का हेडवर्क्स कैप्चर करना है, या ग्राउंड होल्ड करना है, या पिवट इस्टेब्लिश करना है, मतलब अलग अलग टास्क आपके हो सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रुपिंग क्या होगी, कौन कौन उसका हिस्सा होगा, दैट इंटायरली डिपेंड्स व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर टास्क एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, ठीक है? एक इनफैक्ट मैं एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे फादर बताते हैं। सो आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड पठानकोट, और मेरी विलेज है दैट इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर। ओके माई फादर वॉज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। जी। सो 1965 के वॉर में पाकिस्तानी जो कमांडोज होते हैं गुरिल्लास बोलते हैं, सो दे वर ड्रॉप्ड हमारी साइड पे, और ड्रॉप करने के बाद उनका नेक्स्ट टास्क वाज टू लिंक अप। उनका आर्मर ने आके इनके साथ लिंक अप करना था। ड्रॉप वाज सक्सेसफुल। ड्रॉप मतलब स्पेशल फोर्सेस हाँ, स्पेशल फोर्स है, स्पेशल पैराड्रॉप। फोर्स, एंड पीछे से और आर्मर पीछे से आर्मर ने इनको लिंक करना था। ओके तो ड्रॉप तो सक्सेसफुल हो गया, हम्म। लेकिन इंडियन आर्मी ने लिंकअप नहीं होने दिया। तो 6-7 दिन ये खेतों में पड़े रहे। उसके बाद मेरा जो विलेज है उसमें 9th 10th 11th क्लास के बच्चे, एंड वी आर अ राजपूत विलेज, तो हर किसी के पास वो 2 नली वाली बंदूक होती थी। तो इन 9th 10th के बच्चों ने बंदूकें लेके एक दिन जो जिस खेत में पाकिस्तानी थे उनके ऊपर हैंड्स अप करवा दिया, मतलब। एंड दोस गाइस वर सो टायर्ड, खाने को कुछ नहीं था उनके पास, पीने को कुछ नहीं था, वो भी बिल्कुल, उन्होंने अभी बोला हाँ कोई तो आया, मतलब हमारी चंगासी मदद करने। भाई एंड दे सेड, कहते हमें ना पुलिस को मत देना, हमें फौज को दे देना। पाकिस्तानी सेड पुलिस को मत देना, हमें फौज के हवाले कर देना, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे हैड कि फौज के पास जाएंगे तो जिनीवा कन्वेंशन थोड़ा हाँ इज्जत इज्जत खाना वाना मिलेगी, खिला देंगे। इज्जत मिलेगी। फौज इज तो फौज। फौज इज फौज ना। हम्म। हमने जेनेवा 93 कन्वेंशन और नो 93,000 प्रिजनर्स हमने पकड़ के उनको खिला पिला के भेजा। क्या ट्रीटमेंट दी है उनको, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है हमने उनको। सो दे सेड कि हमें फौज को देना। तो कहने का मतलब ये है कि एक पुर्जा अगर सक्सेसफुल है तो दूसरे को भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अगर वो लिंकअप हो जाता तो ये ऑपरेशन ऑब्वियसली सक्सेसफुल होता, बट लिंकअप ही नहीं हुआ, वो बेचारे पड़े रहे। एंड दिस वाज ईयर 65 1965। दे वर बेसिकली प्लानिंग टू कैप्चर द लैंड ना। हाँ कोई ऑब्वियसली भी उनका जो एडवांस हो ऑपरेशन रहा है, था आर्मर आ रहा है तो फिर तो बिल्कुल। इट विल रन ओवर। तो आ नहीं पाया ना। पर इससे एक बात समझ में आई हम्म। कि 1965 से लेके हमारे टाइम तक पाकिस्तानी साले भूखे ही आते हैं। यार इनके लिए एक लंगर लगवा दो तो खाना वाना खा के चले जाएंगे, फालतू में हमें मारना पड़ता है इनको। वेल तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम पहुंचते हैं जैसलमेर, राइट? जैसलमेर रेगिस्तान। बिल्कुल। पहले आप पहुंचे तो आपने आर्मर बैटल जो सीखी और देखी थी वो एलुवियल प्लेन्स है ना, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला एरिया के नीचे के प्लेन्स आपने देखे, नदियां थी, पानी था। अब आप आ जाते हो डेजर्ट्स में, तो कैसे डिफरेंट है ना? और थोड़ा सा वो ज्योग्राफी उसकी जो नकल्स होते हैं वो सब आप थोड़ा सा सैंड ड्यून्स का समझाओ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टैंक मैन से पूछो, डेजर्ट्स आर अ पैराडाइज। मतलब जो हम इमेजिन करते हैं ना, किताबों में लिखा है कि इतना एरिया वाइड हुक्स जा रहे हैं, इतने वाइड चल रहे हो, वो एक्चुअली आप डेजर्ट्स में ही जरा कर वो सकते हुक्स करके बताना थोड़ा सा मटको टाइप। हो। जनरली वी आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड, है ना। इसी जनरल में हमने 40-50 किलोमीटर कवर कर दिए हैं। इसका ना आगे तुम बताओ, उससे पहले आप ये समझाइए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझाइए। मैं समझाता वो हूँ। एक दिन आपने ना मैं- बोर्ड पे समझाया था मुझे। हाँ, बेसिकली क्या होता है, मेरे को एक बड़ा अच्छा लकी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं एक आर्मर डिव में था किसी में, और पंजाब का एरिया वो हम देखते थे वहाँ पे, एंड मैं जीओसी का बड़ा स्वीट बॉय था, ब्लू आइड बॉय। हम्म। तो जीओसी ने काफ़ी चीज़ें उनके साथ घूमते थे, तो सारे मैंने T90s चलाया है, T72 चलाया, तो बड़ा अच्छा वो इंटरेक्शन हुआ, सीखने को मिला। तो जब ब्रीफिंग्स होती थी तो इन्फेंट्री वाला, जैसे पैरा वाले को बोलते थे, पैरा शूट विल ड्रॉप लाइक दिस, एंड बड़ा सा मैप है आपका, विल ड्रॉप लाइक दिस, इन्फेंट्री विल मूव लाइक दिस,
एंड देन एक आर्मर ऐसे आता था सब स्वीप करता हुआ। तो एंड इट इज एक्चुअली ट्रू, है ना? तो प्रशांत थोड़ा सा ये बताओ आप। देखो, अगर आप नॉर्मल एक सीजी ही लेते हो, दैट इज कॉम्बैट ग्रुप, तो 8 से 10 किलोमीटर के फ्रंटेज पे तो वही चल रही है। ट्रू। सो 8 से 10 अगर कोई ऐसे चल रहा है तो आप सोचोगे भी तो उतना बड़ा ही ना, मतलब 8 से 10 किलोमीटर के विड्थ हाँ, यस। तो कोई 1 आध किलोमीटर लेफ्ट राइट हो जाए कोई फर्क कोई पड़ता फर्क नहीं पड़ता पड़ता। नहीं है ना। तो मतलब आपकी गलती भी डिजास्टर होता है दूसरे लोगों के लिए, थोड़ा बिल्कुल। सा लेफ्ट हो गए दूसरे पता नहीं डिस्ट्रिक्ट। कौन से गांव फालतू मारे जाए पाकिस्तान के। वेल मैं पता है बार बार पाकिस्तान क्यों बोल रहा हूँ, हाँ। क्योंकि चाइना के साथ ज्यादातर जो एरिया है ना वो माउंटेनियस है। तो हमारे पास लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ पे आर्मर बैटल्स लड़ी जा सकती हैं। तो जो पूरा फ्रंटल फोर्स मिलेगा गुजरात से लेके और जम्मू सांबा मतलब तक, खुला एरिया। अरे मैं बता रहा हूँ किलोमीटर नापो ना, हाँ। कच्छ से लेके और जम्मू सांबा तक, ओपन। अखनूर के नीचे तक, हम पाकिस्तान खत्म ना। बचा अभी तो खैर टैंक्स हर जगह जा रहे हर जगह जा हैं, रहे अभी तो हर जगह जा रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई है बिकॉज बैटलफील्ड सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। बट हाँ, अगर टैंकमैन पैराडाइज बोलो तो डेजर्ट्स में आप जो अपने टैक्टिक्स हैं, जो आपने सुना है, वो आप एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आप वाइड डेजर्ट्स में गुम हो जाते हैं। जब मैं यंगस्टर था कितनी बार तो हम गुम हो गए थे। नहीं, ये थोड़ा बताओ, इसमें मजा आएगा लोगों को, मतलब लगता होगा कि डेजर्ट में कैसे गुम होंगे। देखो, डेजर्ट बताओ। में रात को हम्म। आपको कुछ नजर नहीं आता। आपको आप एक सैंड ड्यून के नीचे चले गए ना, हम्म। उसके बाद आप ऊपर जाके देखो, आपको दूर दूर तक कुछ, कोई लाइट, कोई लैंडमार्क नहीं है ना। नहीं है। आपको लैंडमार्क ही नहीं है कि बस कहाँ तारे देखते हैं ऊपर, कुछ नहीं। तारे दिखेंगे, लेकिन अपने, और अगर आप अकेले हो, आपको आसपास अपने साथ वाला कोई नहीं दिख रहा, तो वो फीलिंग आती है कि यार कहीं ये कितने किलोमीटर दूर चले गए होंगे, मैं यहाँ रह गया हूँ, है ना। दैट, क्योंकि आप जाओगे कहाँ। और पुराने ज़माने में तो जीपीएस होते नहीं थे, हम मैप और कंपास लेके अपनी नेविगेशन कर रहे होते थे। अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बट उस टाइम मैप कंपास लेके भी जाओ कहाँ, कोई लैंडमार्क दिखे, कहीं अपनी ओन पोजीशन निकालना बहुत मुश्किल होता था। नहीं तो शुरू में तो जब जीपीएस दिया होगा तो आपको वो सेट करना भी नहीं आता होगा। हाँ, वो तो खैर ट्रेनिंग में, वो सब गड़बड़ हुई ना फिर। हाँ नहीं, ट्रेनिंग सब्सिक्वेंटली देखो फिर तो होता है, हाँ, पर शुरू का वो बताओ, शुरू में कहाँ फंसे, कैसे क्या हुआ? नहीं, जीपीएस आने के बाद तो लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जीपीएस से पहले क्या तो क्या किया जीपीएस से पहले? देखो, ऐसे पुराने जमाने में हम बोलते थे, हम लोग तो जीपीएस जनरेशन हो गए, but still। पुराने जमाने में बोलते थे हाँ। कि अगर आर्मर्ड की लड़ाई में हम्म। आर्मर्ड जहां पहुंचनी है वहां पहुंच गई हम्म। तो लड़ाई खत्म। खत्म। इसका मतलब पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम होती थी, भटक ज्यादा जाते थे। भटक, आप देखो, भटकना किसे मानोगे आप? पूरा का पूरा ग्रुप नहीं भटक सकता, भटकेगा कोई एक एक आधा टैंक। ट्रुप लेफ्ट चला गया, एक आधा ट्रुप राइट चला गया, वो भी इवेंचुअली आ ही जाएगा। ओके। बट रात को हाँ। बिना किसी, क्योंकि लाइटें भी ऑफ होती हैं, आपको चुपचाप चलना है ना। और होता है कई बार, क्या होता है कि आपको लग रहा है आप किसी सामने और किसी और अपने टैंक को देख रहे हो, वो पता लगता है किसी और का टैंक था। हाँ हाँ। तो जब शुरू में हम, ये ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ किसी मैं। और का टैंक था। ये ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग क्यों होती है? क्योंकि ऐसे सिनेरियोज आए, आप सीखो। मैं आपको आज AK-47 दे दूं और आपको 10 दिन ट्रेनिंग दूं और बोलूं कि 10 दिन बाद आप टारगेट पे गोली मारो, आप मार लोगे। तो उससे फिर तो सारे फौजियों को 10 दिन ट्रेनिंग करा के डाल देना चाहिए। बट क्यों ट्रेनिंग होती है? बिकॉज आपकी मसल मेमोरी के अंदर वो चीज़ सेट हो जाए, कल को ऐसा सिनेरियो आए, बिना सोचे समझे योर एक्शंस, योर ड्रिल्स आर टाइड अप कि आप वो कर लो। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ गुम हो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, ये इसलिए है कि इतनी बार आप ये सिनेरियो प्ले करो कि जब ये असली लड़ाई की बात आए, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन। हम हंसते हैं, हम लाइक वी आर लाफिंग, हम भी अपने यंगस्टर्स जब गए तू गुम हो गया था, तू गुम हो गया था, बहुत हंसते हैं। इट्स ये गुम होने की बात बताओ, कैसे गुम होते हैं? गुम मतलब थोड़े दूर डिस्टेंस पे चला गया, और अंधेरे में अगर एक टैंक एक टीले के नीचे चला गया तो आपको दिख नहीं रहा ना। अच्छा, कहाँ- फ्लैट कहाँ में गया? भी नहीं दिख रहा वो? फ्लैट होता ड्यून है, में? डेजर्ट फ्लैट है कहाँ? ये आप बहुत बड़ा वो है कि डेजर्ट Misconception। फ्लैट है। नहीं नहीं, वहां के रोड भी तो ऐसे ऐसे हैं। रोड रोड जैसे छोड़ो, मर्जी हो, अब तो अंदर घुस गए ना हम, ड्यून से एक चारों ड्यून, तरफ। इंटरड्यूनल गैप होते हैं, आप ड्यून के बीच में चले गए, क्या पता लग रहा है कहाँ हो। और वो ड्यून्स के कर्व में नीचे में चले गए आप। बिल्कुल। सो अ ड्यून हैज अ नकल एंड अ फिंगर एंड। हम्म। ड्यून ऐसा होता है, हम्म। तो अगर ये ऐसे मान, आई वाज वेटिंग फॉर दिस, तो आई वाज ये वेटिंग फॉर आपका दिस टू है कम। फिंगर एंड, हम्म। ये आपका है नकल एंड। तो फिंगर एंड से हम चढ़ सकते हैं हम्म। और नकल एंड से उतर सकते हैं, लेकिन नकल एंड से ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। तो सारे ड्यून्स ऐसे 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 ही मिलेंगे आपको।
तो इन 2 ड्यून्स के बीच में अगर टैंक चले गए हम्म। तो और आवाज आपको हर जगह से आ रही है, टैंक की इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है, हर जगह से आ रही है, तो कहाँ जाओगे, कैसे ढूंढोगे? तो डेजर्ट बैटल के अपने ही मजे हैं, बट किसी भी आर्मर्ड कोर वाले से पूछो आपको मजा कहाँ आता है, इट इज डेजर्ट्स। नथिंग कैन बीट डेजर्ट्स। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा राजस्थान से कोई बहुत पुराना पिछले जन्म का रिश्ता है, क्योंकि हर बार ट्रेनिंग के लिए वहीं जाते थे, सो दैट फीलिंग इज देयर। एक इंडियन आर्मी का ऐड आता था हम्म। कि वो गाड़ी वाड़ी ये बताता था, फायर गजब ऐड था वो। टैंक आर्मर्ड कोर के बट आई ऊपर कैनॉट कंप्लेन, एंड में आता था कैनॉट कंप्लेन, एसी नहीं है उसमें, ये वो। आर्मर्ड कोर की ऐड है वो। आर्मर्ड कोर की एक और बात याद आती है जब हम ये सब बात कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी, अब टैंक भी एक गाड़ी है, राइट, व्हीकल है। कोई भी गाड़ी की हम बात करते हैं, माइलेज कितनी है, कितने किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, टैंक की माइलेज क्या है? देखो ऐसी है, कई हर टैंक की वैसे माइलेज थोड़ी बहुत Generally? डिफर करेगी। तो देखो 7-8 लीटर मान लो 1 किलोमीटर चलने में, बट अगेन स्टैटिक रन भी होता है, चलते हुए भी होता है, तो यू कैनॉट, आपकी अगर गन भी ऑन है, स्टेबलाइज ऑन है, तो टैंक तो ऑन है, तो स्टैटिक रन चल रहा है उसका। तो आप वी डोंट मेजर इन टर्म्स ऑफ ये कि इतने KMPL नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किलोमीटर्स पर लीटर नहीं है, लीटर्स पर लीटर पर किलोमीटर। किलोमीटर, हाँ बिल्कुल। तो जैसे वो बोलते हैं ना, जब शौक बड़ी चीज़ है, फिर आप छोटी जैसे मेरे पास मैंने अभी एक बाइक ली है BMW F900 GS से, हाँ। तो अपने पेरेंट्स को बताना कि मैंने 20 लाख की बाइक खरीदी है, तो मैं भी बोलता हूँ ना शौक बड़ी चीज़ है। तो मेरे फादर ने पूछा माइलेज कितना देती है, मैंने कहा जब आ गए इसमें ना तो माइलेज की बात नहीं करनी। तो आर्मर्ड कोर इज लाइक शौक में आ गए ना अब माइलेज की बात नहीं करेंगे। तो किसी को भी अगर ये कंप्लेन हो कि आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा नहीं देती, तो आप मत को के ऑफिसर से मिल के आइए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो 125 mm आपकी मेन बैरल 125 mm होती थी, और वहां से उठा के आपको 7.62 mm पे डाल दिया गया, आसाम राइफल्स। करेक्ट। प्रशांत, आसाम राइफल्स में जब आप पहुंचे, अब आप टैंक की चीज़ें समझने लग गए थे, आप आर्मर्ड वॉरफेयर समझने लग गए थे, आपको पता था कितनी फायर पावर लेके आप बैठे हो। आप 3 से 4 लोग जो आपके टैंक क्रू है, आप लोग इतनी फायर पावर लेके बैठे हो बताइए तो कि पहले फायर पावर के बारे चलो में। फायर पावर बता दो। हाँ यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं- फायर पावर। टैंक का मैंने बताया क्योंकि सर आपको। हम देखिए, देखो एक, चलो मैंने बताया मूवी एक- कहाँ से शुरू होती है, देखिए सिविलियन, एज अ सिविलियन हमें जॉन विक पता है। जॉन विक 2 गन लेके मारता है, हम्म, तो मैंने पूछ लिया पॉडकास्ट में, आपने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, सबने बोल दिया मुझे। हम्म। अब यहाँ से टैंक तक थोड़ा धीरे धीरे ले जाइए, हम्म। तो आपने जॉन विक के बाद पीका 2 गन वीका देखी बोल ना। देते हैं आराम से, हमारा गैप हो जाता है। पीका मशीन गन तो अलग है वो। हाँ, पाकिस्तानियों की मशीन। पाकिस्तानी ऊपर। लेवल वाइज थोड़ा सा मतलब देखो सबसे पहले आते हैं आपके स्मॉल आर्म्स की बात करते हैं, हम्म। जिसमें आपकी पिस्टल्स हो गई, हम्म, आपकी कार्बाइन्स हो गई, आपकी असॉल्ट राइफल्स हो गई, आपकी मशीन गन्स हो गई। तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। तो 5.56 mm है, 9 mm है, 7.62 mm है। ये जो है नॉर्मल इन्फेंट्री के पास या किसी के पास जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, ये इनका ये होते हैं। हम्म। सो हम जब टैंक की बात कर रहे हैं तो 7.62 हमारा सबसे लोएस्ट कैलिबर है। अच्छा, जो उनका सबसे हाईएस्ट है वो हमारा सबसे Lowest. लोएस्ट है, बिकॉज हम टास्क की बात करेंगे, मतलब इसमें स्टाइल की बात नहीं है, ये हाँ। सिर्फ टास्क की बात है, काम अलग अलग है। काम अलग है। हम्म। उसके बाद हमारे पास एक 12.7 NSVT जिसकी मैंने बात करी, ये बेसिकली एंटी एयरक्राफ्ट है, अच्छा, कि अगर लो फ्लाइंग थ्रेट कोई है हम्म। तो आप उसको हेली वगैरह negate कोई कर आसपास सके। आ हाँ, जाए। लो फ्लाइंग थ्रेट है। इवन ड्रोन्स, एनीथिंग। इवन ड्रोन्स, नाउ इवन ड्रोन्स, ठीक है। हाँ। एंड उसके बाद हमारे पास 125 mm स्मूथ बोर गन है जो 3 तरह के एमिनिशन फायर करती है। वन इज आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग साबो। आर्मर पियर्सिंग, आर्मर पियर्सिंग, आर्मर को फिन- पियर्स करना है, ऐसे फिन समझो। मतलब उसमें Fins- पंखुड़ियाँ निकलती। हाँ जैसे डार्ट में नहीं होती, हाँ, हाँ। फिन स्टेबलाइज्ड, फिन उसको स्टेबलाइज करता है, डिस्कार्डिंग साबो कुछ वो डिस्कार्ड कर देता है जब वो फायर होता है। हाँ। वो हम टैंक टू टैंक बैटल में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे टैंक को डिस्ट्रॉय करने के। यही वो टंगस्टन राउंड, हाँ, जो टंगस्टन, यही दैट है इज योर इंस्टा। Yeah, that is my Insta. So my Insta draws my inspiration from a tank, na? And the most potent round we fire is APFSDS. एपी नहीं, टंगस्टन ठीक लग रहा है वो, चलो। अरे सिंपल तो है, आर्मर पियर्सिंग एपी, एफएस नहीं, फिन वो- स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग है वो। Basically फिर भूल जाते हैं आप AP बोलो बस। हाँ, AP AP समझ गए ना? एपी
एपी किस पे मारते हो आप? हम टैंक पे मारते हैं, दूसरे टैंक टैंक टू टैंक टैंक। टू टैंक। टैंक टू टैंक। वो इतना पावरफुल है ना, एक हाँ। टंगस्टन की रॉड होती है, LRP बोलते हैं, लॉन्ग रॉड पेनिट्रेटर। अच्छा। वो जो टंगस्टन की रॉड है इतनी हाई मजल वेलोसिटी पे जाती है कि दूसरे टैंक 2-3 लाइन में भी खड़े हो ना, खट 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 सबको चीरते हुए निकल जाएगी। इट विल पियर्स थ्रू Pierce 3 through। टैंक्स। हाँ, वो फटती नहीं है, अच्छा। इट विल जस्ट काइनेटिक एनर्जी कट 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 फाड़ते हुए निकल जाएगी। और उसके बाद वहां से एची मार दो हाँ नहीं, HE तो खैर हम, उस होल में। हाँ दूसरा हमारा राउंड है HEAT, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। अच्छा। ठीक है, इसके अंदर ये केमिकल एनर्जी पे काम करता है। इसके अंदर जेट होता है, तो एक जेट होता है, वो कोन ब्रेक होता है, जेट अंदर चले जाता है टैंक के, और वो जेट इतनी तेजी से घूमता है कि अंदर जो भी टैंक के होगा वो लोगों को कट जाएगा, वो कट जाएगा, लोग इक्विपमेंट मतलब जो भी साइट्स वाइट्स लगी टैंक इज डिस्ट्रॉयड। टैंक इज डिस्ट्रॉयड, टैंक एंड क्रू इज आल्सो डिस्ट्रॉयड। तीसरा हमारा राउंड होता है HE, हाई एक्सप्लोसिव। ये अगर हमें गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं, इन्फेंट्री कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे बैठी हुई है, तो उस पर मार दो तो फटता है वो HE, फ्रेगमेंटेशन, वो फटेगा और जो भी आसपास है फट जाएगा। एंड टैंक फायर्स स्ट्रेट, लाइक नॉर्मली टैंक्स फायर स्ट्रेट। इट इज क्या वो आपका बैरल ऊपर ऐसे ऐसे नहीं जाता? होता है, हाँ। आप इनडायरेक्ट भी फायर कर सकते हो, बट व्हाई डू यू वांट टू फायर इनडायरेक्ट व्हेन यू कैन एम एंड फायर? ओके। एम एंड फायर मोर हमको काइनेटिक एनर्जी। या वी डोंट टेक टाइम ना, हमारा ऐसा नहीं है कि आपने गोला फायर किया, गोला ऊपर गया, उसने एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी करी और गिरा। तो ये आप पैराबोलिक में जनरली मारते हो, यू हम फायर स्ट्रेट। थोड़ा योर तो बैरल इज मोटा। या तो इट इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट, हाँ। बट द मोमेंट यू फायर यू कैन सी द इम्पैक्ट ना, इट इज सीधा। रेंज इज velocity- आल्सो क्लोजर नो। 1600 मीटर्स, 1800 मीटर्स एंगेजमेंट रेंजेस हमारी इतनी होती हैं। अच्छा। अनलाइक आर्टिलरी, आर्टिलरी में जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, हाँ। इनडायरेक्ट फायरिंग मोस्टली आर्टिलरी करता आरटी है। करती है। 40 60 100। नहीं इतनी भी नहीं है, वो डिपेंड करता है नॉर्मली हम किस कैलिबर की बात कर रहे हैं। आर्टिलरी 40 किलोमीटर तो जाता है ना? हाँ किस हाँ, कैलिबर की हाँ। बात कर रहे हैं उस पर depend करता अलग अलग कैलिबर है ना, डिफरेंट गन्स हैं, मीडियम गन्स हैं, फील्ड गन्स हैं, वैसे है। बहुत सबका सारे अलग होते होता हैं, हावित्जर्स हैं। एक इसमें से साइड क्वेश्चन है थोड़ा। आर्टिलरी और पिनाकास ये कहाँ, मतलब रॉकेट्स और आपकी आर्टिलरी, ये बीच में कहाँ सेट होते हैं? ये आर्टिलरी इज डिफरेंट। ये हम बात करेंगे इस पे बैटल, मतलब इट्स यू आर टॉकिंग ऑफ द वॉर कैसे हाँ हाँ progress वही, होती है। मतलब आपने अगर- बोला बिहाइंड एनिमी लाइंस आपके स्पेशल फोर्सेस गए, है। देन आर्मर्ड एंटर्स, देन इन्फेंट्री फॉलोज। आर्टिलरी किधर रहती है? आर्टिलरी बिकॉज इससे पहले कोई घुसे, सॉफ्टनिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनिमी डिफेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में बोलिए सॉफ्टनिंग का मतलब। सॉफ्टनिंग को मुलायम करना हो गया। अरे यार देखो सुनो मुलायम करना मतलब फ्लैट। थोड़ा सा पिचका लो नहीं, उनको, अगर नम कर दुश्मन लो। दुश्मन का सर ऊपर है तो वो निशाना ले सकता है, लेकिन जब दुश्मन के ऊपर गोले पड़ रहे हैं वो अपने आप को बचाने में तुला हुआ है। तो जब ऊपर गोले पड़ रहे हैं तो दुश्मन सामने निशाना कैसे लगाएगा? तो ये जो ये- सॉफ्टनिंग होती है सर, दिस इज थ्रू रॉकेट्स आल्सो, पिनाकास आल्सो, एवरीथिंग, आर्टिलरी, एयरफोर्स आल्सो। बिल्कुल एवरीथिंग। देखो विष्णु इसका- महेश एक साथ। इसका जैसे बात कर रहे हो ना, हम्म। तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ जनरल लेमैन लैंग्वेज में। बिल्कुल नहीं मैन। हमारा दुश्मन है, हाँ। ठीक है, अब हम एडवांस कर रहे हैं या दुश्मन एडवांस कर रहा है, उससे पहली चीज तो ये इस पे फर्क पड़ेगा कि कौन किस रोल में है। दूसरा, जैसे अभी बात आई सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, तो जैसे कारगिल में थे हम, हम्म। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था फोर्टिफाइड, हम्म। हमारे जवान जब चढ़ के जा रहे हैं, हमने बोला ना कोई कवर नहीं है, हम्म। वो मशीन गन लेके बैठा है, मारता जा रहा है। नहीं अभी कारगिल तो छोड़िए, रुको नहीं, आर्टिलरी पे आ रहा हूं। रुको, वी आर एक्सपेंडिंग जैसलमेर, मैं सॉफ्टनिंग तो समझा दूं। उसमें सॉफ्टनिंग सिखाइए ना, कराची वराची ये सब। ये तुम्हारे जैसे जब आते ना फौज में तो ये सोच के आते पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, फिर प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट की बात होती है और CAS की बात होती है, फिर बोलते यार इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ रही है। एग्जाम्पल आप प्लीज सिंध का लीजिए, तो क्योंकि उनका डोमेन वो। हाँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, हम्म। हमारी फोर्सेस को कहीं भी पाकिस्तान में हम एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। और हम चाहते हैं कि जहां हम पहुंच रहे हैं दुश्मन हम पे ज्यादा फोकस नहीं करे, उसको ये नहीं पता चले कि हमारा अटैक कहां से आ रहा है, एक एग्जाम्पल। या हम चाहते हैं कि जब हमारा अटैक वहां पहुंच रहा है तो उससे पहले वो हेड अप ना करे, उसे पिन डाउन करके रखना है। इन सब काम में हम आर्टिलरी को यूज करते हैं कि अगर 30-40 किलोमीटर दूर मारना है तो उसको मारेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं दुश्मन हूँ, हम्म। आपके पास राइफल है, मैं आ रहा हूँ, आप आराम से निशाना लेके मेरे को मार सकते हो। दूसरा सिनेरियो, जैसे ही आप गर्दन उठाओ ये आपको पीछे से थप्पड़ मारता है, तो आप सर फिर नीचे करोगे, नीचे। फिर सर उठाओगे, फिर थप्पड़ फिर। मारेगा, तो आप निशाना लगा सकते हो और लगाओगे भी तो लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। गॉट इट। ठीक है, सो बिफोर यू एंटर सॉफ्टनिंग हो रही है। बिल्कुल।
मैंने तो बोला ना किसी के बिना दूसरा मुलायम नहीं काम करना कर वाज सकता। वेरी गुड वर्ड सर सॉफ्टनिंग का मुझे सॉफ्टनिंग का मतलब यही होता वही है। सर पर वो हिंदी में बहुत अच्छा है मुलायम मुलायम करके मारते हैं बेसिकली तो अब यहाँ से ना एक और मजे की बात आ गई। अभी क्योंकि वॉरफेयर इज इवॉल्विंग, एवर इवॉल्विंग। जब आर्मर्ड कॉलम्स मूव कर रहे हैं तो अटैक हेप्टर्स भी आ गए अभी बीच में, जो बेसिकली कुछ नहीं है, टैंक इन द एयर है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आए हम, बिल्कुल है ना? 100%। तो आप चल रहे हो, सामने दुश्मन है, आपके साथ अटैक हेप्टर्स चल रहे हैं साथ में। वो अगर ऐसा सिनेरियो कभी लड़ते हैं, मुझे पता है आप लोग उसके लिए तैयार हो, प्रैक्टिस प्रिपेयर्ड हो। थोड़ा सा लेमैन को समझने के लिए, हाउ वुड द बैटलफील्ड लुक लाइक? और जो बैटल फॉग की हम बात करते हैं कि जब प्रॉपर हम बैटल में चले गए हैं, जब आर्मर मूव हो रहा है, सारे एलिमेंट्स मूव हो रहे हैं, तो दे विल बी अ लॉट ऑफ बैटल फॉग, एब्सोल्युटली जो हमने वहां पे समझा कि टैंक गुम भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब होता है, थोड़ा सा समझाओ। ओके, तो जैसे आपने बात करी अटैक वेक्टर्स की, अभी ड्रोन्स भी आ गए हैं। राइट। सो हमारी जो ग्रुपिंग है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन आवर टास्क। आपका करेक्ट। टास्क क्या है, आप उसके हिसाब से अपने आप को ग्रुप करोगे। तो इंसिडेंटली ये सवाल आता है कि अटैक हेप्टर आ गए, अब टैंक का क्या काम है? तो अटैक हेप्टर आ गए, बट यू आर ऑल्सो केटरिंग फॉर दैट थ्रेट। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा ही नहीं कि अटैक हेप्टर, ओहो ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होता ना। राइट। यू हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कि ये आएगा, और ये आएगा तो मेरे ये एक्शंस होंगे। सो इट पैन्स लाइक दैट। आप जैसे फॉग इन बैटल की बात कर रहे हो, इतनी धूल, इतनी डस्ट, इतना कंफ्यूजन होता है। और इंडियन टैंक और पाकिस्तानी टैंक कोई शक्ल में बहुत डिफरेंट नहीं है ना। हम्म। इतने धूल मिट्टी अंधेरे में आपको क्या पता लगेगा ये टैंक अपना है या नहीं है? राइट। कोई इसमें वो लिखा थोड़ी होगा रात को पाकिस्तान जो रेडियम में चमक रहा होगा और आपने यही मारना है इसको। इट इज ऑल ऑन योर ट्रेनिंग। यू ट्रेन सो हार्ड। आप उसके सिग्नेचर्स पढ़ते हो कि ऐसा नज़र आएगा, टीआई में ऐसा नज़र आएगा, आपने एंगेज करना है उसको, ऐसे एंगेज करना है। सो देर इज अ लॉट ऑफ फॉग, एंड this fog can only be dealt with immense training, and that is all. हम हम हमने ये ज़िंदगी जी है। जब हमें कोई ट्रेनिंग करने को बोलता था तो हमें लगता था यार इतनी ट्रेनिंग क्या, बार बार एक ही चीज़ करे जा रहे हो, एक ही चीज़ करे जा रहे हो। बट नाउ यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि अगर वो नहीं होती तो आज हम भी वो नहीं होते जो हम हैं। सो दैट लेवल ऑफ ट्रेनिंग, दैट फॉग ऑफ वॉर, इट इज़ जस्ट टोटली डिपेंडेंट कि आपने ट्रेनिंग कितने लेवल की है। और इंसिडेंटली हम बात करते हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान वॉर की, पाकिस्तानी प्लानिंग तो हमेशा से अच्छी रही है, एब्सोल्युटली। बट एग्जीक्यूशन उनकी जीरो बेटा सन्नाटा। एंड वेयर एज वी एग्जीक्यूट आर ऑपरेशंस वेरी वेल, बिकॉज वी आर नॉट अंडर नो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कि हम ये फलानी कौम है या फलानी वो है। वी प्रैक्टिस, नहीं, मैं वी आज नहीं नो। हंसूंगा पाकिस्तान के ऊपर, बिल्कुल नहीं हंसूंगा आज मैं। हो गया कोटा पूरा। नहीं यार, वो बुरा मान जाते हैं पाकिस्तानी। इनफैक्ट मैं एक टिप दे सकता हूँ कि पाकिस्तानी टैंक को कैसे पहचाने। और ये टिप बहुत पुरानी है। अरे सीरियस यार, मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स, उसने कहा था कि आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक एंड आर्मर्ड कोर मार्चेज ऑन डीजल। पाकिस्तान के पास डीजल खरीदने के पैसे नहीं है, सो दे विल नॉट मूव। तो जो मूविंग है वो हमारा ही होगा। जोक्स जोक्स अपार्ट, पर बीच बीच में मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, आशीष को मैं बोल भी रहा था कि मैं जोक्स क्यों सुनाता हूँ, बिकॉज दिस इज वन एस्पेक्ट दैट पीपल ऑफन फॉरगेट। और मैंने देखा आप कभी भी ऑपरेशन जाते हो, मेरे पर्सनल, यू मस्ट हैव आल्सो सीन, जब रिगरस ट्रेनिंग में हो, ठीक है, ऑपरेशंस में हो, उसके बाद सब कुछ चल रहा है यार, हमें पता है जिंदगी मौत की बात है, पर जब हम लोग थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं तो एक छोटा सा लाइट मोमेंट सारे स्ट्रेस को गायब कर देता है बिल्कुल एंड फिर से जोवियल कर देता है कि हाँ यार चलो कहाँ है, अब बताओ, दोबारा ढूंढने चलते हैं। बिल्कुल। सो इसलिए मुझे लगता है कि वो एस्पेक्ट वी शुड नेवर मिस आउट ऑन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ, राइट? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, थैंक यू। अब प्रशांत ने मेरे को सर्टिफाइड कर दिया। देखो यार, थोड़ी तो हमें मिर्ची लगती है इनसे, हाँ ठीक है, वो तो सामने आनी भी चाहिए। क्यों मिर्ची लगती है यार ये गिने चुने लोग पहुंचते हैं ना अमरकोर में, बहुत कम। अच्छा हाँ, ये बताओ ना मुझे, मतलब ये गॉसिप है पूरा देखो ऐसा होता है हमारा समथिंग, जब हम कोर्स पास आउट होता है तो एक चॉइस ऑफ आर्म्स होता है। उसमें वैकेंसीज आती हैं, इन्फेंट्री की इतनी वैकेंसीज, आर्टिलरी की इतनी वैकेंसीज, आर्मर्ड की इतनी वैकेंसीज। तो जैसे हमारा कोर्स आई थिंक 400-500 का था, करीब। तो 400-500 में से 200 वैकेंसी इन्फेंट्री की, ऐसे ही 100 आरटी की। आर्मर्ड कोर की आई थी 18, अच्छा ओनली 18।
few men. So it is a very tough fight. एएससी की तो 12 ये हमें ऑप्शन एएससी की 12 मैं ओके Even tougher. तो ये आपका चॉइस होता है दैट यू हैव इस पे बड़ा गेम होता दोनों है का चॉइस होता है. दोनों का choice लेकिन होता है। हमारे जो choice भी की आप value- मांगते हो वो नहीं मिलता है. इट्स लाइक नहीं, ऐसे मैरिज नहीं. इट्स लाइक मैरिज दोनों को कबूल कबूल करना होना पड़ेगा. चाहिए ओके इनफैक्ट मतलब दे आल्सो जज यू. ऑब्वियसली They are the ones. You can only express your desire. उनके आप- पास तो आपका हाँ. डोजियर है ना सब लिखा हुआ है एक मिनट उनके एक मिनट perform- पॉज करिए. ये क्या है? ये जो ये है मतलब on what parameters they have judged you so that मतलब क्योंकि there is someone who is deciding Absolutely. this person is best for this person is You have a merit. You have a merit. ठीक है. आपका academics कैसे हैं, आप physicals में कैसे हो, आप games में कैसे हो, आपकी officer like qualities कैसी हैं, पूरी merit बनती है. उस merit के basis पे आपको आपका allotment होता है. तो लोग opt कुछ भी करें, हम्म. आपको मिल कुछ भी सकता है. यू आर वेरी लकी अगर आपने जो ऑप्ट किया है वो आपको मिल गया है. अदरवाइज इसको हम कलोकली कैजुअलिटी बोलते हैं. तो हम बोलते हैं भाई तूने ये ऑप्ट किया नहीं यार कैजुअलिटी हूँ. Casualty ऐसे ना हूँ. मजाक मजाक में भी पुल ईच अदर ले तू तो कैजुअलिटी हो गया. तो इट इज़ वेरी रेयर बिकॉज यू कैन ओनली एक्सप्रेस योर डिजायर आई वांट टू जॉइन दिस. हम्म. बट वेदर यू गेट दिस, वेदर यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग दिस, वेदर यू हैव परफॉर्म्ड टिल दैट लेवल कि आपको मिलना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं. So can you tell what kind of qualities attracts a person मतलब gets a person what arm मतलब नहीं, in general ऐसा कुछ ऐसा आप लोग कुछ को नहीं है. समझ नहीं लुकिंग बैकवर्ड्स आपको समझ आया इन बंदों को आर्मर्ड में क्यों डाला था, इनको इन्फेंट्री में क्यों डाला था. वो हम आपस में जब बैठते हैं ना तब हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आर्मर्ड में है और मैं से पूछूं तू आर्मर्ड में कैसे चला गया तो वो बोल देगा कि इस बार वो अच्छे लोग ढूंढ रहे थे. अच्छा सो nobody नो accepts all officers are equal हाँ. all regiments all arms and services are good हम्म. it depends कि आप कितने अच्छे हो यार. नहीं आप ये कर है दो ना. ऑल आर गुड. इट इज़ वन आर्मी. हम्म. बट मैं एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूँ. हम्म. तो हम यंगस्टर डेज में जब पार्टीज होती हैं हमारी तो हम्म. हमारी जो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म है हम्म. उसमें एक सिल्वर की क्रॉस बेल्ट होती है, यहाँ सिल्वर की चेन्स होती हैं, लॉन्ग बूट्स होते हैं, उसके पीछे स्पर्स लगे होते हैं. हम्म. तो कोई सिविलियन आता है ना हम्म. तो वो पूछता है कि एक्सक्यूज मी आर यू गाइज ऑल्सो फ्रॉम द आर्मी. तो हम बोलते हैं नहीं यार दोज गाइज आर फ्रॉम द आर्मी, वी आर फ्रॉम आर्मर्ड कोर. बाकी वी आर फ्रॉम द सेम आर्मी. ये मतलब इंटरनल बैंटर है आपका हाँ इट्स अ लाइट हार्टेड आपस में यार स्वाद. हम और क्या देखो वी आर ऑल सेम एंड एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फौज में कोई भी फालतू नहीं है. बिल्कुल. नॉट अ सिंगल पर्सन इज फालतू. ठीक है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट इतनी डेफिशिएंसी है ऑफिसर्स की स्पेशली कि आपको officers Deficiency? या यस पता है क्यों हम सिर्फ क्वालिटी उठाते हैं. इट्स नॉट लाइक कि लोग फॉर्म नहीं भरते. ओह, आप देखो जरा फॉर्म कितने भरते हैं. बट वी डोंट लोअर द स्टैंडर्ड्स अच्छा बिकॉज टुमारो यू हैव टू लीड मेन इन बैटल. जब इतनी बात बता रहे हैं दो अफसर बैठे हैं तो थोड़ा बता दीजिए ना what does it take to become an officer of Indian Army? देखो SSB is supposedly one of the toughest interviews in the world. ठीक है. ठीक है. आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग, आपके रिएक्शंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, सो दे जज एवरीथिंग. एंड SSB आप सबको पता है कि इट इज़ वन इंटरव्यू जहाँ यू कैनॉट थिंक थ्रू. द टाइम इज लाइक दिस. आपका सेंटेंस आया, आपको सेंटेंस वर्ड आया, सेंटेंस लिखना है, लाइट ऑफ हो जाएगी. यू नो दैट ना. स्क्रीन पे वर्ड आया, आपने फट से उस पर सेंटेंस लिखा, नेक्स्ट. अगर आपने थोड़ा भी सोचा तो वर्ड चला गया, आप नेक्स्ट मिस कर दोगे. सो यू कैन राइट ओनली व्हाट इज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड. इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोलॉजिकल टेस्ट. एब्सोल्युटली. अगर आए डिकॉइट, वर्ड भी ऐसे आएंगे डिकॉइट. अब आप क्या लिखोगे? किसी ने लिख दिया डिकॉइट्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. Decoys need to be arrested. ये हो गया न्यूट्रल सेंटेंस. मेरे दिमाग में आया तो मेरे को आई रिमेंबर, मैंने कहा आई फॉट द डिकॉइट्स. Nice. खत्म. आई ही दिमाग में वो चीज ना. क्योंकि ये काम अच्छा आएगा एक बार जब करिए ये साइकोलॉजिकल टेस्ट करिए. ऐसे 5-6 वर्ड्स बोलिए. ये मस्त था. रहने ये देते हैं, वर्ड आएंगे मतलब भी it is ऐसे. putting अब ऐसे आएंगे नहीं एकदम से हाँ. हाँ पूछोगे तो. Dacoits. अच्छा बट इट्स लाइक हाँ. इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन. ठीक है. जब आपके सामने दुश्मन होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसाइड करना है. बिल्कुल. ये आर्मर्ड कोर ऑफिसर है, 125 mm की गन फायर करनी है, देयर इज नो टर्निंग बैक. हम तो बोलते हैं 7.62 की गोली से आदमी मर जाता है 1 सेकंड में. 125 mm का गोला जा रहा है, क्या हो रहा है? But still, sir, I felt that he is very comfortable.
वेरी कंफर्टेबल। या मैं नहीं कह सकता ऐसा क्योंकि मैं एक नहीं, बार ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। पता है आप लोग के पास जो अनु सर से उस दिन बात हो रही थी, हुँ, ही हैड अ वेरी बिग डिलेमा। इनको पता है इफ ही हैज़ आइडेंटिफाइड सामने वाला टैंक, वो ठोकेगा ठोकेगा। हाँ, बट वो जो ऑप्स में आपको सामने में बंदा दिख गया, जिसने वो कहानी बता रहे थे कि 47 फेंक दी, हाँ, छुपा ली, तो यू हैव अ डिलेमा, ये अपना बंदा है नहीं है। सेम ही फौज की ड्रेस पहन के कोई आ गया, ही क्लियरली नोज कि ये भाई एनिमी है, इसको ठोकना है। ये आपके पास भी ये डिलेमा है सर? ऑब्वियसली, आपके पास भी है? बिल्कुल। देखो, पहले तो ये जो आप डायलेमा की बात कर रहे हो, हाँ। एवरी ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, हम्म। वो किसी भी आर्म का हो, ही हैज टू डू काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। ही हैज नहीं नहीं टू। नहीं नहीं when मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, मैं टैंक बैटल्स में कह रहा हूँ। टैंक में तो इट इज 0 and भाई 1 ना। अभी प्रशांत इनको ये बताओ कि टैंक बैटल में भी डिसेप्शन होता है, कंसीलमेंट होता है, बताइए टैंक ना। मिलता भी नहीं है। पता भी नहीं है आपको। पता है आप लोग ये बातें नहीं बताते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कितने वॉर्स हो गए हुँ, हुँ। दुनिया भर के। एक्चुअल वॉर की जो सिनारियो है, उसकी वीडियो कहाँ होती है? 2-4 ऑपरेशन की ऊपर से वीडियो दिखा दी, हेली हेली वगैरह की। तो मैं ये क्यों पूछ रहा था, ये क्यूरियोसिटी क्यों पूछ रहा था, इतने सारे आर्म्स होते हैं विद इन द इंडियन आर्मी, हुँ, हुँ। वो कैसे कैसे पैरेलली ऑपरेट करते हैं, हाउ आर दे इन सिनर्जी, हाउ दे आर टॉकिंग। या फिर अगर इंडियन आर्मी की भी बात ना करें, चलो किसी और रैंडम, तो हाउ आर डिफरेंट आर्म्स वर्किंग टुगेदर, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट आर्म्स। सो वन कैन नॉट फंक्शन विदाउट द अदर। आपने नदी क्रॉस करनी है, आप कैसे करोगे? मतलब आर्मर इन्फेंट्री क्या कर लेंगे? चप्पू चला के टैंक को कैसे ले जाओगे? एंटायर पिक्चर ऑफ द वॉर वो किसी को नहीं, मतलब, और वो फॉग, उसके ऊपर से फॉग है, उसके ऊपर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं, है। फॉग का मतलब क्या है? इट्स नॉट वो दिल्ली वाला फॉग। मैं समझ आई एम गया। सेइंग फॉग इज़ द कन्फ्यूजन। फॉग ऑफ द पता वॉर ही जो नहीं चल सिंदूर में रहा। चल रहा था, कुछ समझ Absolutely. क्या आ रहा है? समझ ही नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, आप ये समझो हाँ। कि अभी जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, प्रशांत अभी बताएँगे। हाँ। दुश्मन का टैंक आ रहा है, कहीं से आवाज़ आ गई। टैंक है कहाँ? ड्यून्स में आवाज़ कई जगह से आ रही होगी। है कहाँ टैंक? कई बार ऐसे हुआ है, वन कंट्रीज आर्मी हम्म। हैज ठोकर्ड द टैंक ऑफ द सेम कंट्री, मतलब आपस में ही ठोक दिए हैं। अच्छा, फ्रेंडली फायर हाँ, भी। बहुत अंधेरे में क्या पता लग रहा है? एक ये ड्यून है, नकल एंड, ये फिंगर एंड, हाँ। इसने बोला एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। ड्यून की कन्फिग्रेशन ज़रूरी नहीं ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी यू टाइप में। ये चलते चलते ऐसे हो गए, ये चलते चलते ऐसे हो गए, खत्म। रात का टाइम। उन्होंने सोचा हो एनिमी है, दोनों ने एक दूसरे को ठोक दिया। बिल्कुल। तो फॉग ऑफ वॉर बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन। अच्छा, इनके साथ भी सेम ऑपरेशन वाला प्रॉब्लम, मतलब इन बहुत वॉर कुछ ऑल्सो। है। अब ये चीज़ दुश्मन के साथ भी हो रही है ना। दुश्मन का टैंक कहाँ से आया? उसने भी हमें एक्सपेक्ट नहीं किया। वो सोच रहा था वो सामने से आएगा, वो 90 डिग्रीज़ पे है, तो हम ठोक देंगे उसको। और गलती से हम 90 डिग्री पे हुए तो? और कई बार दुश्मन के टैंक को बाय बाय भी करके चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा ये अपना है उसका है। सो इट्स इट्स नॉट ईज़ी। कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ये ना कॉम्प्लिकेटेड। मूवीज़ में आसान लगता है। मूवी में तो मैं देख रहा था, टैंक के ऊपर जो खड़े रहते हैं गन लेके, उनकी खोपड़ी उड़ा रहे थे। इज इट द वीक स्पॉट आल्सो, लाइक इज इट द वीकनेस? ऊपर खड़ा होगा तो स्नाइपर फायर में अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, क्यों नहीं हिट हो यू सकता? हैव टू स्टैंड आउटसाइड, नहीं, यू कैन You- फायर ऑल गन्स अंदर से। एब्सोल्युटली। वो पुरानी होगी नहीं, रिपब्लिक डे परेड में बाहर खड़े होकर सैल्यूट करना होता है राष्ट्रपति को। बाकी टाइम में तभी तो इनसे चिढ़ते हैं। ये टैंक के ऊपर बैठा है, हमारे बाकी जो जितनी भी फौज है वो सब बेचारे पैदल चल रहे हैं, तेज चल कर रहे हैं, ये टैंक पे बैठे हैं। तभी बोला ना, पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे। ओके, सो 125 mm से बाहर निकलते हैं। यार उससे पहले एक चीज़ बताओ, अभी हमने बात करी तो आपने बताया कि किस किस तरह के राउंड्स होते हैं, है ना? आर्मर पियर्सिंग, HE, सब बताया आपने। दुश्मन भी है, दुश्मन के RCL गन्स आजकल नहीं है, पुरानी पिक्चर्स में हम देखते थे। रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ATGMs हैं, मिसाइल आपकी तरफ आती है, कैसा फील होता है? 99% चांस आपके ऊपर मिसाइल फायर हुई, आपको पता नहीं लगेगा, बिकॉज देर इज़ नो वे। आप चल रहे हैं, आप अगर रुके हुए हैं और देख ही रहे हैं दूरबीन से उस डायरेक्शन में और तब फायर हुई तो यू गेट टू नो। अदरवाइज देर इज़ नो वे यू कैन फाइंड कि आपके ऊपर मिसाइल फायर हुई है। बट द थ्रेट फॉर अ टैंक इज अनदर टैंक। टैंक के लिए जो थ्रेट है, हम उसको दूसरा टैंक ही मानते हैं। ATGM इज अ डिले पोटेंशियल। ATGM विल कॉज डिले। एक उसने फायर किया, एक हिट हो गया, हमने अपनी पूरी क्लियरिंग तो ड्रिल्स यहाँ शुरू पे करी। यहाँ पे रोकता हूँ।
टैंक के लिए भी थ्रेट्स हैं। अभी तक हमने सिर्फ टैंक की पावर्स की बात करी। थोड़ी सी बात करें कि वहाँ पे एंटी टैंक माइन्स भी लगी होंगी, बिल्कुल। है ना? थ्रेट्स क्या क्या है? हाँ, थोड़ा-सा ना जैसे बोलते हैं कि टैंक को बस कुएँ में मत गिराओ, बाकी हम सब जगह से निकल जाएँगे, है ना? ऐसा बोलते तो हैं, तो थोड़ा एंटी बताओ। टैंक माइन से आप क्या समझते हैं? हाँ, देयर आर अब डिफरेंट टाइप ऑफ देखिए, एंटी पिक्चर टैंक में माइन। तो सनी देओल हाथ से लेके जाके कुछ भी कर देते हैं, सुनील शेट्टी हाथ से वो रख देते हैं, हाँ। किसी-किसी में तो वो माइन पे पैर रख के हेलीकॉप्टर तक जंप मार देते हैं। तो ये थोड़ा-सा आप समझाओ। तो एंटी टैंक माइन के ऊपर से जब टैंक निकलता है तो जनरली ऐसा लगता है गाड़ी बहुत तेजी से स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल गई, ओके। और सिर्फ जो हमारा पिन होता है जो लिंक्स को जोड़ता है वो टूट जाता है। ये यहाँ पे बता रहे हैं जो ट्रैक्स होते हैं, जिस पे टैंक मूव करता है, उसमें पिन होते हैं, जो मोटी सी पट्टी कड़ियों होती है, चेन। हाँ, ट्रैक। वो ट्रैक ट्रैक। को हाँ, ट्रैक के उसकी कड़ियाँ हैं, आप ऐसे समझो जैसे चेन की कड़ी और उसको पिन से जोड़ा जाता है, उसमें जॉइंट्स होते हैं, तो वो टूट जाता है। वो टूट जाता है। ओके। क्रू इज ट्रेंड कि अपने आप ही उसको रिपेयर कर लें। उसको रिपेयर करने में 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। सो इट इज़ अ डिले पोटेंशियल। वो डिले कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक टैंक को माइन हिट हो गया तो बाकी सब बैठ गए, ओहो माइन फील्ड, बोलेगा दूसरा तू आगे निकल, दूसरा हिट हो जाएगा। जो जनरल हनूत सिंह ने बैटल ऑफ बसंतर में किया था कि बैश थ्रू, माइनफील्ड क्लियर नहीं हो पाया था, तो उन्होंने बैश कहा थ्रू, विल बैश थ्रू। बैश थ्रू। एक्सीलेंट। तो बिकॉज क्या होगा माइनफील्ड में, और एक किलोमीटर की माइनफील्ड है अगर, या जितनी भी है, कितनी ही माइंस इनकाउंटर कर लोगे आप। राइट। सब एक्टिवेट भी नहीं होंगी ना, सब नहीं, फटेगी। एक्टिवेट तो ऊपर से जिसके जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगी, बट अच्छा है आप जहां से टैंक निकल गए वहां की एंटी पर्सनल माइन तो वैसे ही क्लियर हो गई ना, तो उसके ट्रैक पे इन्फेंट्री तो बड़े आराम से अब आराम से बाकी लोग निकल निकल सकती है। सो एंट्री पॉइंट बना दिया। हाँ, एंटी टैंक माइंस आर नॉट अ वेरी बिग थ्रेट, दे आर अ डिले, दे हैव अ डिले पोटेंशियल। राइट। ठीक है। पहला, आजकल ड्रोन्स हम जैसे हम्म। यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, अजरबैजान आर्मेनिया वॉर में देखा, एंड हम झूठ नहीं बोलेंगे, ड्रोन्स ने सरप्राइज कर दिया। एंड जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है, तो टैंक्स थोड़े पीछे हैं इवॉल्व होने में इस ड्रोन थ्रेट को लेके। बट देर आर सर्टन कंपनीज इवन इन इंडिया which are working on active and passive measures against the drones. और रशिया का एक सिस्टम है ट्राइटन, जो उन्होंने T-72 पे ट्राई किया है। वो क्या करता है, 300 मीटर के रेंज में टैंक के जैसी ड्रोन आती है उसके सिग्नल जैम हो जाते हैं। तो जब सिग्नल जैम हो गए डेड बर्ड। तो फिर वो लेफ्ट राइट कहीं भी घूमे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। एक्टिव ये है कि एक बार सिग्नल जैम हो चुका है उसके बाद उसको ठोक दो। ठोक दो। तो जैसे मैं वो छर्रे वाली 12 बोर गन नहीं बोल रहा था, वैसे ही अगर शॉर्ट गन आप इस्तेमाल करो जो छर्रे जिसके हैं पैलेटाइज्ड फायर हो, तो बहुत आसान। ड्रोन इज नॉट वेरी पोटेंट ना, वो तो हल्की सी उसको एक पंख गिर गया तो वो खत्म है। सो टैंक्स विल इवॉल्व। बट अभी मैं बहुत कमेंट्स आते हैं ट्विटर पे भी आते हैं, टैंक्स का टाइम तो चला गया। ये वही चीज़ है जो अफगानिस्तान जब सोवियत थे तो हेप्टर्स पे स्ट्रिंगर मिसाइल यूएसए ने दी थी तालिबान को, इनको अफगानिस्तान को, मुजाहिदीन को, तो इन्होंने हेप्टर गिराने शुरू कर दिए। तो लोगों ने हेलीकॉप्टर का टाइम तो खत्म है, अब तो स्ट्रिंगर शोल्डर फाइड आ गई है, वो मिसाइल गिरा देगी। क्या हेलीकॉप्टर खत्म हो गए? दे इवॉल्व्ड, वो और अच्छे हो गए और प्रोटेक्शन हो गई और उनके काउंटर मेजर्स आ गए उनके पास। सो सिमिलरली दिस विल हैपन विद टैंक्स ऑल्सो। यू कैन नॉट निगेट कि अब तो टैंक चलो छोड़ हो गए। और ओवरऑल एडी में तो आपका है ना, मतलब हाउ कैन अ थ्रेट आल्सो कम? हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन ना। एंड सी, नहीं मतलब अगर इफ यू आर आल्सो मूविंग तो एडीज आर आल्सो मूविंग या दे आर हमारे साथ चलने के लिए जो भी आएगा ना, उसको हमारी कैपेबिलिटी के साथ चलना है। हम पैदल आदमी नहीं ले जा सकते, उसको हमारी स्पीड से चलना पड़ेगा। तो हमारी एडी, हमारा इंजीनियर जो भी है हमारे साथ हमारी स्पीड पे चलेगा, उसकी ग्रुपिंग ही ऐसे होगी। ये टास्क के हिसाब से बैटल ग्रुपिंग होती है, ठीक है? जो दुश्मन हमेशा जानना चाहता है कि अभी किस बैटल ग्रुपिंग के साथ ये चल रहा है, ठीक है? तो अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं, इट्स ऑल जस्ट जनरल नॉलेज अबाउट फौज एंड फौजीज, मतलब हमें आपस में पता है चीजें। इससे ज्यादा सर वो ट्रैक करते हैं, इससे ज्यादा तो वो एनिमीज ट्रैक करके उनको पता रहता है। ये तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप बताते नहीं, नहीं, पॉडकास्ट में कुछ भी क्या ही है। किताबें पूरी दुनिया में सेम है, सब सारे फौजी सेम किताब पढ़ते हैं। हम्म, पता चलता है कि आपके अंदर वो बोलते हैं ना मिलिट्री एक्यूमेंट कितना है। आप ऑन गोइंग बैटल में जो हमारे कमांडर्स हैं,
जैसे आर्मी कमांडर एंड बिलो सारे कमांडर्स जो होते हैं वो बैटल में किसी ना किसी बट इट रोल इज में ट्रू होते हैं। और नॉट, दे ट्रैक मैन टू मैन, इस एरिया में कितने लोग, मतलब दे आर ऑलवेज ट्रैकिंग अस, Who? द एनिमीज। तो this नहीं, is a game which will happen always. ये तो हर यार किसी के उनको साथ भी चल तो रहा अपनी है। सैलरी जस्टिफाई करनी है। ये तो बहुत सालों से, ये कोई नई चीज थोड़ी है, सेंचुरीज पुराना गेम है। सुनजू ने बोला था ना, नो योर सेल्फ, नो योर एनिमी एंड नो दी टेरेन। अगर ये तीनों है तो नो योर एनिमी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। सुनजू पता है ना, हम्म, आर्ट ऑफ वॉर। कल ही ट्वीट किया था। ओके, किया था क्या? गुड, शाबाश। ऑल राइट। हाँ, और फिर अब एटीजीएम्स आ गए, तो उसका कैसा होता है इम्पैक्ट, क्या होता सो है? नहीं, एटीजीएम जैसे हमने एचईटी की बात करी थी, हाँ। सो एटीजीएम वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। उसमें भी एक जेट होता है जो कोन ब्रेक होता है, जेट अंदर जाता है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। इट्स अ वेरी पोटेंट वेपन। बट एटीजीएम का काउंटर मेजर हमारे पास ईआरए पैनल आ गया, दैट इज एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, वो टैंक के ऊपर एक और प्लेट लगती है जिसके अंदर आर्मर भरा होता है। तो जैसे ही एटीजीएम उसको हिट करती है, ये फट जाता फट जाता। है, ये फट के आउटवर्डली जेट को बाहर की तरफ पुश कर देता है, तो टैंक को इम्पैक्ट नहीं होता। बट अभी एटीजीएम टैंडम वॉरेट के साथ आ गई है, मतलब एक जेट को ईआरए पैनल ने फेंका तो दूसरा जेट अंदर घुस जाएगा। तो सिमिलरली आर्मर विल आल्सो इवॉल्व। इट इज द सेम इंडस्ट्री। Yeah. वही आपको हथियार भी बेचेगा, वही आपको उसकी प्रोटेक्शन, Defense भी वो पैसे बेचेगा। कमाएगा। तो इट वर्क्स लाइक दैट। ऑल राइट, अब बड़ी बड़ी बैटल से थोड़ी छोटी छोटी बैटल पे चलते हैं। आसाम राइफल्स, आप 125 mm से 7.62 mm पे पहुंचते हो। हाउ वाज द ट्रांजिशन? सी, हमारी बेसिक ट्रेनिंग तो इन्फेंट्री की ही है। True. हमने जो ट्रेनिंग करी है वो पूरी इन्फेंट्री की करी, और जो इन्फेंट्री के माइनर टैक्टिक्स हैं वो हम एकेडमी में सीख के आए होते हैं। मतलब एम्बुश कैसे लगाना है, पेट्रोलिंग कैसे करनी है, वो सब हम कर चुके होते हैं। तो जब मैं गया, इनहेरेंटली जो भी नॉन इन्फेंट्री ऑफिसर्स आते हैं उनके अंदर एक अलग जज्बा होता है कि वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। क्योंकि हमें लगता है कि हर कोई बोलेगा यार ये तो आर्मर्ड वाला है, इसको यहाँ पर क्या करेगा, या इसको सॉफ्ट कोई पोस्ट दे दो जहाँ पर दुश्मन का हमला कम होता है। बट इट वॉज द अदर वे अराउंड फॉर मी, एंड आई केम विद द माइंड सेट दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। जहाँ भी जाना है आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। आई वॉज एट अ पोस्ट विच वॉज 165 kilometers away from my battalion headquarter, Wow. and the nearest post to me was almost 100 kilometers. तो I was on my own. And वो जो मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था ना कि कभी कुछ हो जाए तो हर किसी को हार्डवायर होना चाहिए कि क्या होना है, that helped, that was very fruitful there. And incidentally I took over my post after an ambush. तो मेरे से पहले एक 109 कोर्स के हमारे सीनियर होते थे, Mhm. and I never met him. He was post commander of one of the post. I was post commander at some other post. तो हमारी वो रेडियो सेट पे बात होती थी, मोबाइल तो होता नहीं था, तो रेडियो सेट पे बात करते रहते थे। So sir was coming to my post. I had gone for my marriage, Okay. and while coming to my post, he along with two jawans, they were ambushed and killed. And उसके बाद I came, and initially I was supposed कि मैं शादी से बाद आ रहा था, तो सीओ ने बोला कि थोड़े दिन इसको एडजुटेंट बना दो, Mhm. because he can stay with his wife for some time and then he'll go back, wife will go back. But after this incident, अब टिकट्स तो मैंने कराई ली थी, so my wife went straight to battalion headquarter. मैं रास्ते में एक पोस्ट थी जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, वहीं मैंने आज भी याद है, आई लव वेयरिंग कार्गोज, तो मैंने सिविल कार्गोज और सिविल जैकेट पहना था, उसी के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, AK टंगाई, sat in the vehicle, post. So 2 months I was totally involved in that post operations, because माहौल ऐसा हो गया था ना, when you have such an incident you are more aggressive. You want to find out why it happened, how it happened, and it should never happen again, and whoever did it उसको justice पे लाना ही लाना है। So ये बहुत एक चीज़ थी जो मैं पिछली बार भी डिस्कस करी थी। So I met my wife after 3 months. वो भी एक पिस्टल फायरिंग कंपटीशन हुआ, तो किसी ने बोला आर्मर्ड कोर ऑफिसर है, अब मैं बता दूं कि आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स का पर्सनल वेपन पिस्टल होता है। अच्छा। तो उसने बोला पिस्टल है आर्मर्ड कोर ऑफिसर, इसी बहाने अपनी वाइफ से भी मिल लेगा। मोबाइल होते नहीं थे, एक लाइन होती थी जिसमें 10 लोग सुन रहे हैं कि क्या बात चल रही है,
एंड आप बात कर रहे हो कि हाँ क्या है सब मैं ठीक। रोकता हूँ, मैं सर से ये वाली कहानी डिटेल में सुनिए, बहुत प्यारी कहानी है। सर ये अच्छे से बताइए और हिंदी में बताइए। ये आपकी नई-नई शादी है ना, मैम अलग हो गए थे। अरे बहुत तगड़ा है ये। तो हुआ क्या था, जो हमारी लाइन थी हुँ। उसमें नहीं, अगर आप मेरे को असम राइफल में जाते हैं। हाँ असम राइफल में गया। पहले मैं 6 महीने गया, मैंने अपना नॉर्मल जो भी सीखना साखना था और ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग होती है वहाँ पर वो सब की। हुँ। उसके बाद आई वेंट फॉर माई मैरिज। हुँ। तो शादी के बाद में आया तो जो मैंने इंसिडेंट आपको बताया वो हुआ। एंड तो वहाँ ना फ़ोन मोबाइल नहीं होता था, एक लाइन होती थी, आप उससे बात करो हुँ। तो वो कनेक्ट करता था आपको हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर कनेक्ट करता था आपको मेन टाउन में, और टाउन कनेक्ट एसटीडी लगाता था जहाँ आपने बात करनी है। तो जितने ये लोग हैं ना ये सब सुन सकते हैं आपको हेलो बेबी। कि आप क्या बात कर रहे हो। तो मैंने और माय वाइफ वी हैड मेड कोड वर्ड्स की ये मौसम अच्छा है, 2 दिन मौसम अच्छा रहेगा, दैट मीन्स आई एम आउट फॉर 2 days। अच्छा। और ऐसे ही मतलब हर चीज़ के हमने ना तो रजिस्टर खोले हुए थे कि आज ये कोड वर्ड बोला जा रहा है। सो ऐसे ही वन फाइन डे आई टोल्ड कि मैम की नेक्स्ट ट्रेनिंग हो गई पूरी। नेक्स्ट 3 दिन वेदर इज गुड एंड ऑल ना। हुँ। तो शी न्यू कि मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, आई एम आउट। बट वॉट शी कम्स फ्रॉम अ नॉन फौजी फैमिली, तो फॉर हर आई वॉज दी ओनली वन जो बाहर गया था। बट देर वर मोर पेट्रोल्स ऑल्सो विच वेंट आउट। तो हमारे एक पेट्रोल में एक ऑफिसर को गोली लग गई। एंड वर्ड स्प्रेड, जब बात फैल गई कि गोली लग गई गोली लग गई गोली लग गई, तो हमें भी पता लग गया। हम किसी पहाड़ के किसी ऊपर चढ़े हुए हैं वहाँ पर पोजीशन लेके, हमें भी पता कि साहब उधर गोली लग गया। तो हमारा माइंड अलग सोचता है। मैंने कहा गोली लग गई कैसे, क्या, कहाँ थे, कौन है, कौन सी पार्टी है, कहाँ मूव कर रही है, हम उस तरह से सोचते हैं। बट आप एक लेडी का सोचो जो शादी करके आई है और वहाँ भगदड़ मची हुई है कि ऑफिसर बाहर पेट्रोलिंग पे गया था और उसको गोली लग गई। सो फॉर हर, यू आर द ओनली ऑफिसर। मैं अकेला ऑफिसर था जो पेट्रोलिंग पे शी गया वुड हुआ नो। था। एंड नीचे एक ऑफिसर आए, उन्होंने कमोशन में, माय वाइफ ऊपर वाले घर था हमारा, तो शी केम आउट। तो कहते मैम आपने तो वो चूड़ा पहना हुआ है, आपकी नई नई शादी है, आप प्लीज़ अंदर चले जाओ। तो उससे और ज़्यादा शी फेल्ट कि यही रीज़न हो सकता है। एंड आफ्टर 3 days हम तो घूमते घामते अपना पेट्रोलिंग करके वापस आए, तो बोला साहब वो मैडम बात करना चाहती हैं। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार लेडीज़ के ऊपर फौज में क्या बीतती होगी। कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं उनके लिए, तो कि आप गए हो, आपको गोली लग गई है। एंड तो वेरी टचिंग इंसिडेंट इफ यू सी ना, कि पता ही नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है, ना मोबाइल है ना कुछ है। आज की डेट में तो कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। पहले तो दिन दिन बीत जाते थे, पता ही फिर नहीं भी लग रहा था ऑपरेशंस कौन। में मोबाइल तो नहीं ले जा सकते, या ले जाते हैं? तब तो होते ही नहीं थे। या स्विच ऑफ करके बाद में ऑन कर लेते हैं? देखो अब क्योंकि मैंने तो आरआर बाद में काटा काफ़ी, हुँ। तो बहुत कुछ होता है। इट डिपेंड्स, इट बट आई डिपेंड्स। आई फील बून है, ना दुश्मन के पास है ना आपके पास है ना, हुँ। अच्छे से ऑपरेशंस होते हैं। हुँ। और ये इट इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन, नहीं, इट कैन गिव आउट योर लोकेशन, पोजीशन, एवरीथिंग हुँ, यार। हुँ, हुँ। लेकिन शुरू में ना एक इंसिडेंट बताता हूँ। पाकिस्तानी टेररिस्ट आते थे, मोबाइल था उनके पास, ठीक है? उनको लगता था मोबाइल सिक्योर है, कोई सुनता नहीं है। हम पूरी बात सुनते थे और वो क्लियर में बात करते थे, अच्छा। किसका घर, किसका या। फिर बाद में वो थोड़े स्मार्ट हो गए। एंड टेररिज्म भी ये बहुत इवॉल्विंग है, वेरी फास्ट इवॉल्विंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू कीप पेस विद दैट। सो ये भी अलग टाइप का गेम है। कोई फ़नी बात बताओ ना, ये जो सुना था। वो सेंसर्ड है। ठीक। फनी तो यही है, मैं बार-बार बताता हूँ हर जगह। हुँ। मैं टाउन कमांडर कर रहा था आरआर में, और मेरे पास 3 मोबाइल होते थे। पहले 2 होते थे, एक अपना पर्सनल मोबाइल, एक सरकारी वहाँ से मिल गया फ़ौज का, 2 मोबाइल थे, तो ठीक है। जो सरकारी नंबर था वो बाहर लिखा हुआ था, बोर्ड पे लगा के टाउन कमांडर का नंबर लिखा हुआ है, जिसके फ़ोन आ रहे हैं उस पे आते थे। फिर पर्सनल मोबाइल, तो एक आध से दोस्ती हुई पुलिस वगैरह में, उनको किसी का नंबर मिला, है ना? धीरे-धीरे वो एक आध को मिल ही जाता है, वो नंबर मिल गया लोगों को। अब इन्होंने, मेरी दोस्ती है, ठीक है? इस एसपी से मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छे से प्यार-मोहब्बत की दोस्ती। मेरे दोनों नंबर ट्रैकिंग पे लगे। मैंने तीसरा मोबाइल लिया, ठीक है? फिर किसी से मैं मोबाइल पे रात को बात कर रहा था। जो पर्सनल नंबर है वो किसी को नहीं दिया, सिर्फ़ घर पे बात करने के लिए। अगले दिन पुलिस वाला बोलता है मेरे को, डिप्टी एसपी बोलता है वहाँ पे, बोलता है, "सर,
कल तो ऐसे-ऐसे कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा यार 1 नंबर तो छोड़ दो भाई। तो सो इट्स काइंड ऑफ पर वो प्यार मोहब्बत में एंड पर थोड़ा-सा हिट तो करता है बहुत ज़ोर से कि अरे यार बिल्कुल, ये भी कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। सबको लगाया हुआ है ट्रैक पे। पता है जब मैं वहाँ पर था, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर ऐसी लोकेशन थी जहाँ पुलिस आने से मना कर देती थी। देयर इज नो सिविल प्रेजेंस। देयर इज़ हार्डली एनी सिविल प्रेजेंस। आप ही हो वहाँ। तो वो बॉर्डर तो क्रॉस करते रहते हैं बट लोग द विलेजेस वो मतलब अब वो उनकी मर्ज़ी है यार करने दो। नहीं, सिर्फ वो कर सकते हैं। आप भी करते हैं। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हमें क्या पता यार। कर सकते की बात हो रही है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। हम तो वैसे ही पंछी हैं। मेरा लेट्स ये कम बैक टू द पॉइंट। एक क्वेश्चन है इसमें कि अभी एक ना वो बात हो रही थी कि बॉर्डर फेंसिंग की म्यांमार बॉर्डर पे, तो उस पे जो लोकल ट्राइब्स हैं वो कह रही थी कि भाई हमारी जो फैमिलीज हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, कुछ इधर रहती है कुछ ऐसे रहती है हमारी फ्रेटर्नल ब्रदरनल। या तो क्या है ये, मतलब व्हाट हैपेंस अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर? तो यहाँ क्या, आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ले लो। इंडो चाइना आप तिब्बत में भी आप इधर उड़ी पे जो अमन सेतु ब्रिज है, वहाँ क्या है, वो फैमिलीज इधर हैं फैमिलीज उधर हैं। वो तो हर जगह मिलेंगी। ये लकीरें तो लोगों ने ड्रॉ करी है ना, पहले थोड़ी कोई लकीरें थी। तो सेम फैमिलीज हैं इधर इधर। नहीं तो मतलब मूवमेंट इज फ्री ऑफ पीपल। नॉट रियली फ्री, बट इट डिपेंड्स। एग्रीमेंट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे नाथुला से पहले देयर वाज़ ट्रेड। अभी है कि नहीं मैंने नोटिस नहीं किया कि व्हाटएवर इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी, तो वहाँ ट्रेड होता है। तो आप जाते हो, पूरी एंट्री करते हो, सब डॉक्यूमेंटेशन कराते हो, यू ट्रैवल। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में जो सामान मिलता है जैसे ग्रोसरी वगैरह मिलता है, क्या वो मतलब बांग्लादेश का बहुत सामान मिलता है, बांग्लादेश म्यांमार का ऐसा कुछ नहीं है। जूस वगैरह ये सब? नहीं, आप नत- देखो मार्केट्स हैं, I was मार्केट्स हैं जहाँ watching a से लाते vlog हैं। ना, मैं एक व्लॉग देख रहा था किसी का ट्रैवल व्लॉग, तो वो बता रहा था ऐसे करके दिखा रहा था, ये देखो ये बांग्लादेशी ये है लीची जूस है, ये यहाँ आया हुआ है, ये म्यांमार की मैगी आई हुई है। म्यांमार का तो है सामान वहाँ, तो इनफैक्ट मार्केट है। जैसे कुछ जगह है जहाँ मार्केट का नाम इज़ फ्रॉम अ टाउन इन म्यांमार, अच्छा, तो वहाँ सामान आता है। इट इज़ मतलब ये नॉर्मल ट्रेड है। हाँ हाँ, नॉर्मल ट्रेड है, नॉर्मल ट्रेड है ये। और उस एरिया में मतलब व्हाट अबाउट तीन चार चीज़ें बहुत होती हैं उधर, एक तो आर्म्स, ड्रग, ये क्या हो मतलब व्हाट इज द ओवरऑल मैक्रो पिक्चर क्या है? देखो, जहाँ भी गवर्नेंस में जहाँ ये इंसर्जेंसीज और ऐसी चीज़ें होंगी, वहाँ ये सब बोलबाला, इट इज़ ऑल अबाउट मनी। यू थिंक इंसर्जेंसी इज अबाउट सम सीरियस कॉज? नाउ इट इज़ ऑल अबाउट मनी, especially in northeast is all about money. It is about money, nothing else. पैसा बनता है इससे, बिल्कुल, इंसर्जेंसी से कंट्रोल रहता है। कह सकते हो आप। इंसर्जेंसी से कंट्रोल रहेगा या इंसर्जेंसी इज प्रॉफिटेबल टू सर्टेन फ्यू, इट इज ऑल, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आप दो जगह नहीं दो जगह हैं, एक कश्मीर है एक नॉर्थ ईस्ट है, जनरली कॉन्फ्लिक्ट एक बिजनेस ही होता है। क्या बिजनेस मॉडल है अलग अलग जगह का? दोनों के अलग मॉडल्स हैं। आप बताइए उधर का बिजनेस मॉडल बताइए, क्या See, समझ आया? देखो Overall. नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में इतने ग्रुप्स हैं, हाँ। इतने ग्रुप्स हैं कि आप काउंट करना चाहो तो शायद काउंट भी ना कर पाओ। हम्म, वहाँ 4 लोग अगर हथियार ले लें, हम्म। एक स्टैम्प पेपर छाप लेते हैं, उसमें बोलते हैं यू आई एम विद हाईएस्ट रेवोल्यूशनरी सैल्यूटेशन फलाना फलाना, और टैक्स कलेक्शन शुरू कर देते हैं, बन गया एक ग्रुप। रेवेन्यू पहला आ गया, पैरेलल टैक्स कलेक्शन। हाँ, वो हफ्ता वसूली है। हाँ हाँ, जो गुंडे हफ्ता वसूली करते हैं वही हफ्ता वसूली तो चल रही है, और क्या है। एक तो ये हो गया। हाँ, और और मतलब किस चीज में बाकी दिन। पैसा कमाने का मतलब माय पॉइंट इज हाँ, तो ड्रग्स यार- और ये स्मगलिंग सब, और वो क्या वहाँ है। उगाते हैं या म्यांमार से लाते हैं और सप्लाई मतलब? देखो, अपने यहाँ उगने का तो स्कोप नहीं है, हाँ, है ना, तो इट इज ऑल स्मगल्ड, इट इज ऑल स्मगल्ड। सामान आता है बिल्कुल एंड देन इट इज ट्रेडेड और कंज्यूम्ड इन इंडिया। इट डिपेंड अगेन, सी, एक बार सामान अंदर आ गया, हाँ। उसकी खपत कहाँ हो रही है, हाउ कैन यू कंट्रोल दैट? यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। मैं क्यों पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ड्रग ऐसा नहीं है मखाने की तरह। ड्रग इज समथिंग दैट जस्ट फ्लोज थ्रू वाटर्स,
ये हर जगह का प्रॉब्लम है। मतलब इट सीप्स थ्रू बॉर्डर्स, और इसका डिमांड बड़ा हिडन टाइप का डिमांड रहता है। मतलब सिटीज़ में डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, यूरोप में डिमांड है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट से, जो मैंने जहाँ तक सुना है कि इट रीचेस गुजरात, इट रीचेस मुंबई एंड इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। Yeah, it can be. What is the big deal in this? This is how the industry works. हर जगह सप्लाई चेन ही होती है ना. दिस इज हाउ यू डू. नो, व्हाट इज योर बेसिक क्वेश्चन? हाँ, बेसिक क्वेश्चन है कि देर इज वन पॉइंट वेयर इट कैन बी स्टॉप्ड, दैट इज अ बॉर्डर. देन देर आर ऑल्सो मल्टीपल चेक्स. No, no. You think it will come from border only? It can come from anywhere. There is no place which is 100% sealed. No place in the world which can be 100% sealed. आपने बोला बॉर्डर से नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा? मतलब कहीं से भी आ सकता है. Gaps are there. Gaps will be exploited. बॉर्डर मींस जो हमारा लैंड बॉर्डर है, जरूरी नहीं है उसी से आए. नदी से आ सकता नदी है. से आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता? ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकता अभी क्यों नहीं हो रहा ये? अरे इधर पंजाब में कैसे हो रहा है? पंजाब में बोट तो पे फेंस बैठ drone लगी के, है. dropping. हाँ. कैसे फेंस लगी हुई है फिर भी हो रहा है? और ड्रोन से होता पहले रहेगा. क्या हो रहा था? पंजाब में ड्रोन से पहले क्या हो रहा था? पाइप डाल के गड्ढे से नीचे डाल रहे थे, हाथ से फेंक रहा था ऐसे बॉल की फेंक तरह दे रहे यार. थे. हाँ. तो मतलब इसमें कितने इतना लोग होंगे? कोई, ये तो बहुत सीरियस वो है नहीं. हाँ. इट इज अ वेरी मंडेन थिंग एक्चुअली. सप्लाई हो It's क्यों not रही a है? big threat. It threat might be big, Hmm. but it is not something that which happened and you are suddenly surprised ये कैसे हो गया. नहीं, वो नहीं. मैं why particular this question, क्योंकि नार्को टेरर इज समथिंग दैट कंटिन्यूज द इंसर्जेंसी. अगर नार्को रहेगा तो टेरर रहेगा. अब आप उसको इंसर्जेंसी कहीं कहेंगे, कहीं पे उसको सेपरेटिज्म कहेंगे, कहीं पे टेररिज्म कहेंगे, बेस्ड अपॉन दी इंटेंसिटी एक्सेट्रा. मूड पॉइंट इज इसका पैसा, जैसे कि छत्तीसगढ़ का था सर तेंदू पत्ता, तो वैसे यहाँ पे एक आपने बताया पैरेलल टैक्सेशन, नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर स्टेट बट इन जनरल. एक हो गया आपका पैरेलल टैक्सेशन, दूसरा पाउडर का पैसा, और कुछ बहुत स्मगल तो बहुत उससे है. लकड़ी स्मगल हो सकती है. लकड़ी बर्मी होती स्टिक, है. हाँ, वेपन्स होंगे. वेपन्स, बिल्कुल. ह्यूमन ट्रेड चलता है. Human- एनीथिंग व्हाटएवर. ह्यूमन ट्रेड, अरे पूरा इंसान ही स्मगल हो रहा है यार. ऑर्गन, ये सब. ऑर्गन क्या, पूरा इंसान चला मतलब जाएगा? ये मतलब इज इट गोइंग टू साउथ ईस्ट एशिया आल्सो? You can't comment. या वो तो फिर अलग चीज होगी ना. मतलब वेयर यू आर गोइंग इज न्यूज में, है ना. किल, न्यूट्रलाइज, एलिमिनेट, 3 अलग वर्ड्स हैं, मतलब सेम है. ठीक है. तो हम जब बात कर रहे हैं ना, हमारा इज लाइक मोर टुवर्ड्स द फौज का कॉन्सेप्ट कि हम क्या कर रहे हैं. तो हम वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं. जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो एन नंबर ऑफ गलत चीजें कर रहा होगा. सुनो, वो ड्रग्स ला रहा होगा, मैं उसको ड्रग्स के लिए नहीं पकड़ता. वो जब हथियार उठा के एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है तो मैं उसको मार रहा हूँ. You are fighting anti-establishment people. आर्म्ड. Armed insurgency basically. हाँ. Armed insurgency. आपने देश के खिलाफ हथियार उठाया तो आप इंसर्जेंट हो. अगर वो ड्रग्स में डील कर रहा है और मुझे पता चलता है तो एज अ गुड सिटीजन मैं पुलिस को बोल दूंगा या उसको अरेस्ट करके हैंड ओवर कर दूंगा कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता इसने ड्रग्स ली नहीं फौज ली. का कोई लेना देना नहीं होता ड्रग बस्ट वगैरह से. असम राइफल्स का, असम राइफल सी असम क्योंकि जब सीजर्स होते हैं, बड़े सीजर्स होते हैं, इसमें मास्क मैन असम राइफल्स है ना, जॉइंट टीम ऑफ बीएसएफ असम राइफल्स ट्रैक्ड 50 किलो पकड़ा. वो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं यार. बेसिकली पूरा का पूरा काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म इज पुलिस का काम. हम उनकी मदद कर रहे हैं. हम लॉ एंड उनकी ऑर्डर व्हेन मदद कर रहे फेल्स. हैं. हमारा काम दूसरे दुश्मन से लड़ना है और इंटरनल में मदद करना है. इंटरनल में मदद करते हैं हम सबकी. देखो असम राइफल्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. उसमें जो मेन है दे विल ऑलवेज बी इन दैट सेम एरिया फॉर देयर लाइफ. Officers are from the regular army, especially all command appointments are from the regular army. So the int setup सोचो कितना तगड़ा होगा कि वो लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी स्टेट में, उन्हीं 7 स्टेट्स में निकाल रहे हैं. और वहाँ के अभी तो सन ऑफ द सॉइल जब से आया है तो almost 50% people are from those 7 states. It's a beautiful organization. अगर मेरे से कोई पूछे कि how do you rate your tenure in Assam Rifle, I said that's the best tenure I've had. जो men are so forthcoming, they are so enterprising. आप बस बोल दो कि मेरे को यार मेरा मन ये कर रहा था, आप देखो अगले दिन वो मिल जाएगा आपको. एग्जांपल कुछ?
एग्जाम्पल मैंने बोला यार यहाँ पर एक पेड़ है, मैंने कहा इसके ऊपर मचान मचान होनी चाहिए, थोड़ा अगले दिन वहाँ मचान बन गई। मचान मीन्स मचान इज लाइक अ व्यू पॉइंट काइंड ऑफ अ थिंग, ऊपर आउटपोस्ट। अरे आउटपोस्ट। जैसे ट्री हाउस नहीं बनाते, हाँ हाँ तो ट्री हाउस नहीं बनाया आपने, एक पोस्ट बना ली वहां से फॉर ऑब्जर्वेशन एंड ऑल। ओके। यू जस्ट नेम इट, इतने रिसोर्सफुल बंदे हैं, वो सारी चीजें कर देंगे, दे आर टू गुड। इनफैक्ट ये वाली बात ना, मतलब जितने भी ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ जो असम राइफल्स में गए सबके हैं, सबके मुंह पे ये सेम बात है। बिल्कुल अमेजिंग पीपल, मतलब मेरे को अमेजिंग। कभी अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग। अब मुझे थोड़ी जेलसी इन एयर वालों से भी होने लगी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ था, तब आप एक इन्फेंट्री फॉर्मेशन में थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स देखा, स्पेशल फोर्सेस की टीम्स गई, स्क्वाड्स गए, उन्होंने जाके जो भी किया कर दिया। एक कॉन्सेप्ट होता है आर्मर रेट्स का, करेक्ट। है ना? सर्जिकल स्ट्राइक हम आर्मर से भी कर सकते हैं, पर वो सर्जरी थोड़ी बड़ी होगी। वो ऑपरेशन हो गया पूरा, हाँ। सर्जिकल नहीं हुआ। तो डू यू थिंक, मैं फिर आपको ना ऐसे पूछता हूँ कि डू यू थिंक इन टुडेज वर्ल्ड, जब इतना एडवांसमेंट हो रहा है, हम ड्रोन्स की बात करें, अटैक हेप्टर्स की बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ सैटेलाइट बेस्ड थिंग्स आल्सो, है ना? तो स्पेस से भी लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट या चल रहा है। या ऐसे में आर्मर रेट्स कभी हो पाएंगी? देखिए, अभी रिसेंटली अगर हम आर्मर्ड रेड्स की बात करें, तो इराक वॉर में आर्मर्ड रेड्स हुई हैं। ये ब्रिटिशर्स ने भी करी हैं, यूएस फोर्सेस ने भी करी हैं। इनको टैंक रन्स बोलते थे, दे यूज्ड टू डू इंडिविजुअल टैंक रन्स, बिकॉज फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया रिक्वायर्स दैट कि यू गो, यू पल्वराइज एंड यू कम। हिंदी में बोलिए। आप पल्वराइज। स्पीड, ऑपरेशंस की स्पीड चाहिए। ए, तू हमारे इंग्लिश का टेस्ट ले रहा है क्या? पल्वराइज जो है ना, नहीं नहीं वो नस्तो नाबूद, निस्त नाबूद। नस्तो नाबूद कर देना। ये उर्दू हो गई, ये उर्दू हो गई एक्चुअली। हिंदी में नेस्त क्या नाबूद। बोलेंगे? ध्वस्त जैसे कर नहीं, जैसे वो ध्वस्त बोलते हैं ना, कर योगी देना। बोलते हैं ना, मिट्टी में मिला दूंगा। स्वाहा। तो स्वाहा ये हो जाएगा। टैंक रन्स हुई हैं, हम्म। जिसमें स्पेशली जब जितना अभी बिल्टअप एरिया आ रहा है, फाइटिंग इन बिल्टअप ऑपरेशन एरिया होगी, तब तब ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते जाएंगे। लाइक इट वाज जो आई थिंक बैटल ऑफ फलूजा था, जहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस सक्सेसफुली कैरिड आउट टैंक रन्स एंड टैंक रेड्स। तो ये हुई हैं, और ये जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वी आर उसके टॉकिंग हिसाब से अबाउट इराक इराक ना? इराक। इराक में जब पूरी नाटो की फोर्सेस एक हाँ साथ, हाँ जब सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे Correct. फास्ट मूविंग अरे एलिमेंट्स। सब आ गए सर उसमें। नहीं, fast moving। मरीन्स, सील्स, टैंक्स, हर टाइप के स्पेशल फोर्स। देखो उसमें क्या हो रहा है ना कि कभी कभी जब- ऐसा लगता है जियो पॉलिटिकल स्पीकिंग हाँ, कि सब अपनी जो मतलब अपनी जो फौज है उनको साथ में कहीं ऑपरेशन कराना चाहते थे, कंट्री बर्बाद कर दी। सारे गोरे एक साथ आए थे सर। सबको तैयारी करवा रहे थे। हाँ मतलब Practice। इट्स लाइक अ बिल्कुल होम रन टाइप का था। मतलब सब एक साथ आ गए, सब ने अपनी कैंप सेटअप की, इंटीग्रेट होके खत्म करके निकल गए। मतलब क्योंकि एयरबॉर्न यूनिट्स, ऑल यूनिट्स, यू नेम एनी यूनिट, तो वो बताएंगे भाई 3 बार गए इराक, 4 बार गए। तो सीरियन बैटल क्या था? सीरिया में रशिया एंड यूएस ने अपने हथियार ही तो टेस्ट किए, सबने अपने अपने हथियार टेस्ट किए। किसी पॉडकास्ट को आप देखिए, एनी SAS, यू लुक एट एनी नेवी सील, डेल्टा फोर्स, एक भी पॉडकास्ट में दे हैव नथिंग एक्सेप्ट 2 टूर्स ऑफ अफगानिस्तान, थ्राइस इराक। भारी आवाज में टाटू लगा के बात करते हैं। देखो, दे हैव द लग्जरी, व्हेन यू टॉक ऑफ अमेरिका, उनके पास ये लग्जरी है कि वो जहाँ लड़ने जा रहे हैं ना, वो किसी और की ज़मीन है। हमारी मजबूरी है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम जहाँ लड़ रहे हैं, काउंटर टेररिज्म हम जहाँ कर रहे हैं, वो हमारी ज़मीन है, वहाँ के सिविलियन हमारे हैं। अब यही चीज़ आप बोलो हमें किसी दूसरे देश में करने को, फिर हम दिखाते हैं आपको पावर क्या होती है। या तो हम मजबूर हैं ना यार, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोलेटरल्स हों, हमारे अपने लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर अब नुकसान से फायदे की तरफ मूव करते हैं। अभी ये हमारी बात हुई, तो प्रशांत आप तो लेबनान भी गए हो, तो वहाँ आपने और भी लोग देखे होंगे, विदेशी लोग जिनकी भारत में भी बहुत चर्चा होती है। बिल्कुल। तो क्यों आशीष, चले वहाँ पे लेबनान? हाँ मतलब मेरे को कुछ चीज़ें समझनी है सर। बिल्कुल। तो इजराइल, ईरान, आप मतलब लेबनान में थे तो आपने ये सब देखा होगा, हमास, हिजबुल्ला, और साथ ही साथ आपने दी ओपोनेंट्स को भी देखा होगा जो इनको क्रश करते रहते हैं। माय पॉइंट इज सर, द वे मिडल ईस्ट एक्ट्स मल्टीपल बेसिस, कतर में अल उदैदा है ना, इनके मरीन्स, शील्ड्स,
एयरबॉर्न यूनिट्स, इनके कैरियर बैटल ग्रुप, लॉक्ड एंड लोडेड मिसाइल्स फायरिंग, ब्लैक हॉक्स, हाउ डू दे फाइट? एंड मतलब हाउ डज दिस हिजबुल्लाह फाइट? ये मतलब Okay, so see, क्या दिखा आपको? मतलब टेक अस देयर थ्रू योर आईज, थ्रू योर स्टोरी. ओके पहले तो मैं बताता हूँ, हम भी जब लेबनान गए थे तो हमारा हिजबुल्लाह के बारे में बहुत अलग पर्सपेक्टिव था। हम सोचते थे ये जैसे तालिबान है उस टाइप के रैग टैग फोर्सेस होंगी, वैसे ही ड्रेसअप भी वैसे होते होंगे। बट एक बार मुझे लगा कोई यूएस नेवी सील खड़ा है, क्योंकि उसने डेजर्ट पैटर्न कार्गोज पहनी थी, पिस्टल होल्स्टर में लगी हुई थी, MP5 लगा रखी थी, ब्लैक टाइट टी शर्ट, गुड लुकिंग गाय, चश्मा पहना हुआ, कंट्रोलर लगा हुआ कान में। यार ये कौन सा सील आ गया है, क्योंकि यूएस था नहीं वहाँ उस टाइम। मैंने कहा इससे पूछ लेता हूँ विच कंट्री आर यू फ्रॉम। तो मैंने कहा विच कंट्री आर यू फ्रॉम, वो मेरे से पूछ रहा है विच कंट्री आर यू फ्रॉम। तो मैंने कहा इंडिया। वो बड़ा खुश हुआ, कहता वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। मैंने कहा तू है कौन ये तो बता। कहता आई एम फ्रॉम हिजबुल्ला। मैं ये ऐसे होते हैं, हमारे दिमाग में परसेप्शन ही बिल्कुल अलग है। सो दे आर लाइक नॉर्मल फौज। इट इज़ नॉट कि हम वो टेररिस्ट, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया है, बट उस कंट्री के लिए वो उनकी फौज की तरह ही है। इट्स अ पैरेलल आर्मी ना सर? इट्स अ पैरेलल आर्मी, देयर। लेबनान की खुद की आर्मी है, एंड हाँ, देन दे बिल्कुल। आल्सो हैव हिजबुल्लाह. या एब्सोल्युटली। एंड दे आर इंटीग्रेटेड। आई मीन ऐसा नहीं है कि लेबनीज आर्मी इज टोटली अलूफ ऑफ हिजबुल्ला। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट शिया हैं. शिया। हाँ. So Lebanon again is a very beautiful country, Hmm. very good people. Hmm. I have had awesome time. इट्स गुड फॉर ट्रैवल आल्सो. It's good for travel. हाँ. अभी I think after that explosion जो ammonium nitrate वाला ship में हुआ था, उसके बाद उनकी economy has taken a massive hit. हाँ. But such a beautiful country, beautiful people, Hmm. and very warm and very friendly. Arabs as such, आप Arabs कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आपको लगेगा very friendly, very warm people. So हिजबुल्लाह के साथ हमारा पहला इंटरेक्शन ये था. Now, Indian contingent is the most likable contingent in any country. यहाँ पे भी पीस कीपिंग करने गए थे. हाँ, हम पीस कीपर्स थे, बट हम एक्चुअली पीस कीपिंग कर रहे थे। आप हंसोगे। आपके साथ साथ कौन था? हमारे साथ फ्रेंच थे, इटालियंस थे, स्पेनिश थे, सब थे। मतलब 26 कंटिजेंट थे शायद वहाँ पे। बट आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। फ्रेंच, इटालियन जितने भी ये थे, ये अगर बाहर पेट्रोलिंग पे निकलते थे, इनकी ना वो बख्तरबंद वाली गाड़ियाँ होती, इन्होंने वेपन टांग रखा होता था, बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड। इनको लग रहा होता था ये बिल्कुल एवरीथिंग इज अ थ्रेट. हाँ, कि जहाँ भी होगा ना मार देंगे. खत्म, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ. मेरी अपनी गाड़ी, हम्म. वहाँ मेरे पास प्राडो थी, हाँ. बिकॉज प्राडो मिलती हैं। हाँ. उसमें होता था एक स्टोव, हम्म. चाय बनाने का सामान, और जूस, चिप्स। वो किसी भी गांव में गाड़ी खड़ी कर दो, चाय बनाना शुरू कर दिया तो 4-5 बुड्ढे आ गए कि आओ चाय पिलाते हैं तुम्हें, और ये बच्चे आ गए, बच्चों को चिप्स दे दिया, टॉफ़ी दे दी। सो फॉर अस एंड फॉर दोज पीपल, यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास आते हैं गप्पे, और हमारा भी टाइम पास। एक्चुअली इट इज इंट कलेक्शन, बट हम भी दे फेल्ट अ कनेक्ट विद इंडियंस की। और वहाँ ना एक ज़ी अफलाम चैनल आता है, उसमें इंडियन मूवीज डब्ड इन अरबिक दिखाई जाती हैं, तो सबको पता है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान कौन कौन है ना, एवरीवन नोज। अच्छा. सो यू मेक एन इंस्टेंट कनेक्ट। एंड कभी भी कुछ हो जाए, हम रात को एंड भी इंडियंस आर नॉट हेटेड इन जनरल ना. नो, फ्रेंच वगैरह से तो नफरत है, गोरे देख के तो दे हैव. कई बार सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड टीयर इन लेबनान, विच इज़ अ बिग पैलेस्टीनियन कॉलोनी। अच्छा. सो वहाँ यूएन की गाड़ियाँ निकल रही थी, तो पत्थर पड़ रहे थे यूएन गाड़ियों को। जी, जी. एंड आई वाज ट्रैवलिंग, तो मेरे साथ एक और मेरे सीनियर थे, तो आई सेड, मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा विंडो डाउन कर लेते हैं। तो पत्थर मारने से पहले कोई ये तो सोचेगा शीशे पे नहीं, मुंह पे लग जाएगा तो शायद रुक जाए। तो हमने विंडो डाउन करी, तो वो पत्थर मारते रुक गए। कहते हैं विच कंट्री? हमने कहा इंडिया। तो अगेन वही ना, अमिताभ बच्चन और ये, वो हमें छोड़ के आए, कहते हैं यहाँ पे रास्ता खराब है, हम आपको मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आगे चले, कहते हैं दूसरे रास्ते से निकाल के आएंगे। सो दिस इज द रिस्पेक्ट इंडियंस कमांड। बहुत ही अच्छा मैंने जो देखा है। एंड पीपल आर, मजाक भी करते हैं। आप किसी से शॉप पे जाओ बार्गेनिंग करने, तो कहते हैं इंडियन, यू विल डू बार्गेनिंग फॉर श्योर। मतलब इट इज़ लाइक दैट, बट ठीक है, वो इतना तो हमने हर जगह अपना बना ही लिया है। बट वेरी वेरी गुड। एंड इसराइलीज की हम बात करें, सो इसराइलीज का ये है, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड दे डोंट थिंक ट्वाइस। नहीं, अभी इज़राइल पे मैं बाद में पूछूंगा. ये लेबनान वाले ना,
few things I want to ask. Yep. आपके कंटिंजेंट में फ्रेंच वगैरह थे. What was their attitude? क्योंकि देखिए आप peacekeeping करने एटीट्यूड गए. विद अस और हाँ. एटीट्यूड विद लेबनीज. Lebanese. तो आई टोल्ड यू ना, वो बात ही नहीं करते थे. वो लोकल They had inherent fear या enmity, कुछ था. एनिमिटी तो नहीं बोलूंगा, हाँ. बट दे वर रिजर्व्ड. दे वर नॉट ओपन एज वी आर. हम लोग तो खूब गप्पे वप्पे मारने वाले होते थे, हम सबसे बातें करते थे, सबसे होता था, बट वो लोग थोड़े रिजर्व थे एज फार एज टॉकिंग टू लोकल्स आर कंसर्न. आई विल नॉट से एनिमोसिटी थी या ये था, बट थोड़े से रिजर्व थे. बट हिजबुल्ला में पर्टिकुलरली गोरों के अगेंस्ट होगा. होगा. वेस्ट के अगेंस्ट. हाँ, हमारे साथ नहीं था. हाँ. बाकियों के साथ आई एम श्योर बाकियों के होगा. साथ, अच्छा. होगा. अच्छा, आपने हिजबुल्ला के कभी कमांडर्स वगैरह से खुद बात की ऐसे नॉर्मली? आप पहचान नहीं सकते ना कि हिजबुल्ला का कमांडर कौन है. एवरीवन कैन बी एनीथिंग. एक हमारे कोई जान पहचान के थे, आई थिंक सिविलियंस थे, तो वो ट्रैवल कर रहे थे. एक बेका वैली है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट बेका इज़ द गॉड ऑफ हिजबुल्ला. तो वो थोड़े डरे हुए थे, तो बार बार पूछ रहे थे यहाँ हिजबुल्ला तो नहीं है, हिजबुल्ला तो नहीं है. तो एक लेडी से ना वो कुछ खरीदने लगे, आई थिंक ऑलिव्स खरीद रहे थे. तो उनसे भी पूछ लिया उस लेडी से, कहते यू स्पीक इंग्लिश. तो लेडी कहती यस. कहती है इज हिजबुल्ला अराउंड, यहाँ हिजबुल्ला तो नहीं है. तो लेडी कहती है सन वी आर ऑल हिजबुल्ला, यू डोंट हैव टू वरी, वी आर ऑल हिजबुल्ला. तो क्या आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? ये सेम प्रॉब्लम गाजा में भी है ना कि वो हमें सर्व किया नहीं तो मैं बता नहीं सकता. नहीं, वो एकदम सेम सेंटेंस होता है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज हमास एंड ही इज नॉट? या एब्सोल्युटली. Anyone can be a combatant the moment he holds a weapon. Yes. And someone's hero is someone's terrorist. What do they feel about Jews and Israel? Lebanese people? हाँ. Oh, they don't get along. बिल्कुल भी नहीं. नहीं, मतलब स्टेटमेंट क्या देते हैं? मतलब कुछ तो आपको बोल दोगे ना, बिकॉज यू आर अ न्यूट्रल पार्टी ना. आप इंडिया आए थे, चले अमिताभ बच्चन, मैं आपको बताता हूँ. See, इनकी प्रॉब्लम कोई नई तो है नहीं. हाँ. सो जब मैं गया था, आई वेंट इन 2010, दैट टाइम सीरिया वाज अ फ्लरिशिंग कंट्री. सीरिया वाज अ तब तक वेरी खत्म नहीं डेवलप्ड हुआ था कंट्री. सीरिया. हाँ. तो हम बोलते थे लेबनान को इन्होंने, लेबनान इज प्लेस्ड लाइक अ फुटबॉल बिटवीन इजराइल एंड सीरिया. हाँ. तो दोनों कंट्रीज अपना काम इनके थ्रू चलवा रहे थे. सामान भी आ जाता है ना, तो मतलब सामान भी ईरान को बेचना होता है. वापस भेजते हैं. नहीं, अगर पानी भी आ गया इजराइल से, वापस भेज देते हैं. अच्छा. एंड सो South Lebanon was captured by Israelis for good about 10-12 years. हाँ. तो आप कैसे रिलेशन डिस्क्राइब करोगे, अभी बताओ. नफरत ही है. इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा इंटेंस है. मतलब I can't compare. Eyes can tell you a lot ना. मतलब जैसे आंखें होती है ना. हाँ. देख, यहाँ पे फिर भी एक सिविलिटी दिखती है इंडिया के साइड से कि यार हम अटैक नहीं करेंगे, तुम ट्राई करोगे बहुत मारेंगे. वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे को मारना ही चाहते रहते हैं. नहीं, ऐसा भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है. See, you will find hardliners on both side. You will find sane voices on both side. ये हर जगह का है. आप इंडिया पाकिस्तान भी ले लो, आपको ये नजर आएगा. ठीक है. बट इजराइलीज का जो मैं बता रहा हूँ, they don't even think twice before acting. आपने उनका एक बंदे को कुछ कर दिया तो रेस्ट अश्योर्ड. कर दिया मतलब मार दिया. नहीं, मारा नहीं, शॉर्ट ऑफ मारना. शॉर्ट ऑफ मारना भी क्या, पकड़ लिया. हाँ, पकड़ के मारा. They will go all out. एक सोल्जर को, एक आईडीएफ के सोल्जर को पकड़ के 4-5 लोगों ने हिजबुल्ला के बस पकड़ के मार दिया स्ट्रीट में. दिल भी एक्शन. इजराइल के अंदर ही एक लेबनीज स्नाइपर ने एक फौजी को मार दिया. विद इन 2 minutes हमें कॉल आया था, जहां भी हो अंदर घुस जाओ. बिकॉज हेप्टर्स आए, फायर किया, आर्टी फायर हुई, 15-20 लोग मारे इनके. 15-20 ये किया, बोला ओके अब बाहर आ जाओ. दे विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस. इमीडिएट रिटेलिएशन. 10x 100x कि तुम करो, हम बताते हैं. तो हमारी एटीट्यूड कैसे डिफरेंट है. मतलब वेरी एग्रेसिव. Israelis they are trained and they mean business. उनको देख के लगता है यार ये ठोक देगा, सोचेगा नहीं, ठोक देगा. होता है ना कि आपको वाइब आ जाती है कि उसने वेपन कैसे पकड़ा है, वेपन रेडी पे है, सेफ्टी हटी हुई है. ये समझाइए, क्या आप यहाँ हैंड जेस्चर जो दिखा रहे थे. हैंड जेस्चर ये है कि वेपन में सेफ्टी होती है. ओके. तो नॉर्मली क्या होता है, आप वेपन को लोड करके रखते हो, सेफ्टी को लगा के रखते हो. उसकी वेपन के चैम्बर में भी राउंड होगा और सेफ्टी भी हटी होगी.
कि ही एक्सपेक्ट्स कि कहीं से भी आए, आई एम गुड टू फायर. This is obviously the command from the higher ups. दिस इज ऑल्सो थ्रेटनिंग पोस्चर कि मैं ठोकूंगा, मैं नहीं सोचूंगा. बाप रे. और their survival also depends on that, no? They have seen extermination at some point in history, so they know how to survive. Threat perception also Absolutely. based on the threat. अच्छा सर, यहाँ पे आपने मतलब what all forces you saw around you, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग है, आपने बोला हिजबुल्ला, तो पैरेलली आपने और कौन कौन से अलग अलग नेशन के फोर्सेस देखे या स्पेशल फोर्सेस देखे? मैंने बताया ना, स्पेनिश थे, फ्रेंच थे, इंडोनेशियन थे. बट दे वर ऑल पार्ट ऑफ, दे वर all part of UNIFIL. It is United Nations Interim Force in Lebanon. So they're all combined. किसी का कुछ टास्क है, किसी का कुछ टास्क है, सबके टास्क डिवाइडेड है. एंड दिस जस्ट फॉर पीस कीपिंग, आप लोग ऑपरेशन नहीं करते थे? नहीं, सो बेसिकली न्यूट्रल फोर्स. न्यूट्रल फोर्स. हमें दोनों साइड बोलती थी तुम कुछ करो, बट हम यूएन का चार्टर ही नहीं है कुछ करना. ये इस रीजन में दो क्वेश्चन है मेरे. वन इज व्हाट काइंड ऑफ माइट डज यूएस, मतलब यूएस का पोस्चर क्या है इस रीजन में, क्या दिखता है? सी, लेबनान इन फैक्ट इज वन प्लेस जहाँ यूएस मरीन्स के साथ 1984 में पहली सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 200 प्लस मरीन मरे थे. उसके बाद से यूएस हैज नो प्रेजेंस व्हाटसोएवर इन लेबनान. दैट इज ओवरटली. 200. पहला सुसाइड अटैक हुआ था, ट्रक एक्सप्लोजिव का भर के यूएस मरीन बैरक्स में हाँ. एक्सप्लोड किया था. उसके बाद यूएस पुल्ड आउट, एंड उसके बाद देयर इज ओवरटली जीरो प्रेजेंस ऑफ यूएस. कोवर्टली यस, आई एम श्योर कोवर्ट जम्मू। ऑपरेशंस हर जगह चल रहे होंगे, बट ओवरटली देयर इज नथिंग. सर ये जो द वॉर इन गाजा, तो यहाँ पे टैंक का बहुत यूज़ हुआ, और फिर हमास की भी वीडियोस आती हैं कि वो आरपीजी फायर कर रहे हैं, है ना, रेड वेड वो वीडियो एडिट करके लगाते हैं. सो और बिल्कुल बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया को बिल्कुल साफ कर रहे हैं, लोगों को भगा भगा के मार मार के. सो व्हाट काइंड ऑफ बैटल इज दिस? ओके, सो इजरायली टैंक की एक खासियत बताता हूँ. इजरायली टैंक जो मरकावा यूज़ कर रहे हैं, हाँ. वो स्टिक कैरी करता है. स्टिक मतलब इन्फेंट्री कैरी करता है, वो बंदे लेके जाता है. अच्छा. तो वो जहाँ टैंक गया, एंड इट इज़ अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड टैंक, वेरी वेल प्रोटेक्टेड. ये आरपीजी का वीडियो तो दिखा रहे हैं, हाँ. लेकिन टैंक पे इफेक्ट क्या हुआ वो नहीं दिखा. कुछ नहीं, ढप लगा बस वो फिर. ठस करते हुए वीडियो बंद कर देते हैं. हाँ. ठीक है, बट जो आफ्टर इफेक्ट है वो नहीं दिखा रहे. सो मरकावा कैरीज अ स्टिक. तो इनका ऑपरेशन है, आप देखो, एक टैंक है जिसके अंदर ही बंदे बैठे हैं. पहले वो ठोकता हुआ गया जहाँ थ्रेट आया, और वहाँ उसने इन्फेंट्री उतार भी दी जहाँ उतारनी है. सो यू सी हाउ द बैटल पैन्स आउट. नहीं तो उस इन्फेंट्री ने पैदल जाना था. बाकी लोग नहीं, मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डोंट. नो, देयर स्टिक इज डिफरेंट. हमारे केस में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है. स्टिक इज डिफरेंट मतलब? But this is what I wanted to ask actually. तो how do you compare it with BMPs? क्योंकि हम BMPs वाले हैं. तो टैंक जो है 125 mm की गन है ना, और उसका एम हमारे सिनेरियो में सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशंस है, अनलिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशंस है. पीछे हमारे बीएमपीज आती हैं जो एक्चुअली इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जिसके अंदर भी एक 30 mm कैनन है. और बट सारे बंदे तो बीएमपी पे नहीं आएंगे ना, आते हैं. सारे बंदे. हाँ, ऑल मैन कैन बी कैरी. All ऑल means कितने what? ना, एक बीएमपी में कितने कैपेबिलिटी है लोग? ना, एक बीएमपी में इतने आते नहीं, हैं. मैं कह रहा हूँ कि पैदल भी तो चलेंगे ना सैनिक. तो वो वो इन्फेंट्री है. इन्फेंट्री है. हाँ. हम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी ये अभी क्या है ना, difference है. मोबिलिटी मैच करनी है. इनके साथ टैंक जा रहा है ना हाँ. सामने, उसको पकड़ के चलना है ना. उसके बाद जो बाकी सोल्जर हैं फिर वो इन्फेंट्री आती रहेगी धीरे धीरे धीरे. हाँ, हाँ, धीरे वो धीरे है. बिल्डअप करते रहेंगे हम. क्योंकि ऑपरेशंस प्रोग्रेस आगे की तरफ कर रहे हैं ना, तो ये बिल्डअप चल रहा है पीछे. नहीं मतलब पैदल सैनिक की क्या जरूरत है? वाई? ग्राउंड होल्ड करने के लिए तो आपको पैदल सैनिक ही चाहिए. मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ व्हाई डू दे नीड टू वॉक ऑन फीट, ये मेरा क्वेश्चन. नहीं, गाड़ियों में आ जाए. मतलब ऐसा कोई मैटर तो नहीं है ना. नहीं वो नहीं, गाड़ियों में आ जाए. बस इस. यार एक बार जब रन हो गया, हाँ. ठीक है, आर्मर ने जाके वहां पे उसको फ्लैट कर दिया. ऐसे फिर से आप फिर- दिखाओ. हाँ. आर्मर ने जाके उसको फ्लैट कर दिया. हाँ. मैकेनाइज्ड पहुंची, उसने जाके डिफेंस होल्ड करी टेम्परेरीली. हाँ. उसके बाद पीछे से इन्फेंट्री. अब इन्फेंट्री कैसे भी आए, अब ये सिक्योर्ड है ना, ओके. टैंक आगे जाता जा रहा है अंदर. पीछे क्लियर होता जा रहा है ना सब कुछ. पूरे आपके लॉजिस्टिक पूरी चेन बन जाएगी पीछे. फिर नहीं आराम ये से इन्फेंट्री आ जाएगी बस ये पकड़ के. ये जो ट्रेन सर पकड़ ने अभी बात बताई ना, हाँ. ये बात वो है, मतलब ग्रेजुअली जब आप स्पेशलाइजेशन पे ले जा रहे हैं, मतलब जो आप चाह रहे हैं, तो मतलब इन्फेंट्री के सोल्जर्स भी हेली से ला रहे हैं आप,
टैंक्स में ला रहे हैं, है ना? देखो, मोबिलिटी अपने हिसाब से आप अब बिल्कुल एक चीज़ लोकेशन समझो, पे जाके ठोक के निकल रहे हैं। एक चीज़ समझो, ठोक के निकल नहीं रहे हैं, आगे रन करते जाएँगे। नहीं ठोक के आगे फिर नेक्स्ट और जो फिर पीछे नेक्स्ट, वाले आ रहे हैं नेक्स्ट, वो हाँ, वो पूरा बन गया ना, इलाका ही बन गया वो पट्टी पूरा बन गई आपका। पूरी। हाँ, हाँ। ऐसे होता है। हाँ, वो बताइए ना मतलब हाउ आर दे मतलब व्हाट इज़ देयर मतलब आपने बताया एक तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अंदर उसके हैं, है ना? उसके अलावा व्हाट इज़ द टेक्निक क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये? हुँ, क्योंकि इट हैज़ रेलेवेंस टू कश्मीर। देखिए, जब भी आप इनको पैरेलली पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इंतिफादा है, इंतिफादा से ही पूरा सारा सिस्टम बना है ये, पत्थर-वत्थर मारने का जो मतलब बुरहान वानी एंड ऑल। मतलब नारे-वारे भी सेम लगते हैं, झंडे भी सेम लगा देंगे, मतलब दे हैव अ कॉपी मॉड्यूल। इनफैक्ट अभी हमास के मॉड्यूल्स उठ के पीओके में गए थे, उसके बाद पहलगाम हुआ। अभी वो फिर से आए हैं। अभी कराची से एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट गई, उस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में देयर इज़ अ कन्फर्म्ड एलईटी पीपल। ये वही एलईटी पीपल हैं जो पीओके में हमास के साथ थे। सो बेसिकली व्हाट दे प्रैक्टिस अगेंस्ट इज़राइल इज़ व्हाट आईएसआई टीचेस टू देयर जिहादीज़ एंड दैट जिहाद इज़ बीइंग नाउ नहीं, इट इज़ डिफरेंट। नहीं, ट्रेनर्स हैं सर। अब सब नहीं, नहीं, द कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट। आज की डेट में आप जो बोल रहे हो पत्थरबाजी वगैरह है, आप देखो कहाँ हो रही है पत्थर। नहीं, आज नहीं, वो जो था ना एक पीक पीरियड था पत्थरबाजी का। वो हो गया ना, इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, वो दैट्स हो व्हाट गया यू हैव ना। टू अंडरस्टैंड। दैट हैज़ एंडेड। एंड दूसरा, जगह-जगह का मैंने पहले ही शुरू में बोला था, अमेरिका इज़ वेरी लकी इन दिस टर्म्स कि वो जो ये लड़ाई लड़ रहा है ना, वो दूसरे की ज़मीन पे लड़ रहा है यार। वो कुछ भी यूज़ करे। इट इंश्योर्स कि वो अपने घर से बाहर निकल के हम गाड़ भी ले। अशोका से पहले दूसरे की ज़मीन पे ही लड़ते थे। वी वर एक्सपेंशनिस्ट। हम जो जावा, मलया और इधर वियतनाम वगैरह आप देखो, मूर्तियाँ निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, बिकॉज़ वी वर एक्सपेंशनिस्ट। एब्सोल्युटली। देन वी स्टार्टेड लूजिंग इट, लूजिंग चोलास। इट, लूजिंग इट। हाँ, बिकॉज़ जो अहिंसा अशोका के बाद शुरू हुई, प्रोबेबली आई फील दैट वाज़ द पार्ट वेयर वी डिजास्टर स्टार्टेड, ऑफ फिलॉसफी। वी लॉस्ट नहीं मतलब आई हैव अ वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन बट मेरे को एक ही चीज समझ आती है लाइफ में। इफ यू आर नॉट एक्सपैंडिंग देन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग, यू आर नॉट स्टेबल। Absolutely. I'll just relate it to something called as in fitness parlance. Mhm. You can make muscle Mhm. or you can break muscle. You cannot preserve muscle. आप यहाँ मसल बना रहे हो या आपकी बॉडी मसल लूज कर रही है, प्रिजर्वेशन नहीं होता। सर नॉर्मल सर मतलब फिटनेस के ऊपर आपने इतना काम किया, मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ लूँ सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर जैसे जॉब वॉब पे जाते हैं ये सब, बहुत हेक्टिक लाइफ होता है। मैं आपको मिडिल क्लास मैन की बात बता रहा हूँ। ईएमआई देते देते हमारी तो हालत ख़राब हो गई है। तो ऐसे में फिट कैसे रहें? टाइम कहाँ निकालें? कौन सी एक्सरसाइज करें? एक्सेप्ट फॉर जिम सर, नहीं जा सकते जिम। देखो, पहले तो प्रॉब्लम कभी टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। अगर आपके पास बाथरूम में बैठ कर रील देखने का टाइम है, बेड पे सोने से पहले रील देखने का टाइम है, तो आपके पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम है। एक्सरसाइज और जिम कोई ऐसा नहीं है कि जिम में ही हो सकती है एक्सरसाइज, बाहर नहीं होगी। आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस चाहिए। आप रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हो? मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, सार्कोपिनिया। सार्कोपिनिया इज नेचुरल लॉस ऑफ मसल मास आफ्टर द एज ऑफ 30 एट द रेट ऑफ 1% पर ईयर। हमारी बॉडी 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1% मसल मास लूज करेगी, और आप उसे रोक नहीं सकते। उसे रोकने का एक ही तरीका है, आप हाई प्रोटीन डाइट खाइए, आप रेजिस्टेंस ट्रेन करिए और आप सोइए। इसके अलावा सब बकवास है। सो अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेन नहीं करेंगे, आपकी बॉडी का मसल मास लूज होते जाएगा। मसल इज द ओनली की टू लॉन्जेविटी। अच्छा। आप अगर मसल नहीं है आपकी बॉडी में या मसल कमजोर है, आपको चोटें ज़्यादा लगेंगी, आपके जॉइंट में, हर जगह, लिगामेंट में, टेंडेंस में दर्द होगा, बिकॉज मसल टेक्स द मैक्सिमम लोड। एंड ओनली की टू लॉन्जेविटी, आई एम स्टिल सेइंग, इज मसल। आपका मसल मास अच्छा है ना आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ना आपको डायबिटीज होगी, 90% ना आपको हाइपरटेंशन होगी। 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल टेकन केयर ऑफ। तो तो अगर एक्सरसाइज स्ट्रेस करिए। ज़्यादा होता है, मतलब इफ समबडी हैज़ मोर स्ट्रेस, किसी का अगर ऑफिस का टेंशन बहुत रहता है, बॉस बहुत परेशान करता है, तो क्या फिटनेस की तरफ जाने से ये थोड़ा रिलैक्स है? 100%। आई टेक अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। मैं कॉर्पोरेट लेक्चर्स लेता हूँ, मैं आर्मी की इंस्टॉलेशंस में जाके लेक्चर लेता हूँ, मैं कुछ स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स हैं जहाँ जाके लेक्चर लेता हूँ। वहाँ स्ट्रेस कम है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इट इज़ ऑल योर हार्मोन्स। आपके फील गुड हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामीन, सेरोटोनिन। ये रिलीज कब होंगे? कब? व्हेन यू एक्सरसाइज।
व्हेन यू एक्सरसाइज आप हार्मोन रिलीज करोगे ही करोगे। कभी आपने किसी को जिम से एक्सरसाइज के बाद गर्दन नीचे कर जाते हुए देखा? नहीं, He'll proud, be happy, happy. confident. He'll be happy because he has released his happy hormones. मैं एक कॉर्पोरेट में गया, मैंने एक स्ट्रेस टेस्ट लिया, उसमें मैं एक फॉर्म फ्लोट करता हूँ जस्ट टू ट्राई टू फाइंड आउट कि स्ट्रेस का लेवल क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। दैट कंपनी हैड 88% स्ट्रेस लेवल, बाप रे। जिसमें से 20% तो डिप्रेशन वाले टाइप के थे। और मैंने पहला सवाल पूछा, व्हाट इज द फिजिकल एक्टिविटी? सर सैटरडेज वी गो फॉर वॉक, सैटरडे संडे वी गो फॉर वॉक। सर टाइम मतलब टाइम की सही में कमी है। नहीं, इट इज नेवर अबाउट टाइम, इट इज ओनली अबाउट प्रायोरिटी। मैं मूवी शूट कर रहा हूँ, जी, मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ जी। शूट के लिए, हम्म। 6:30-7 बजे शूट स्टार्ट होता है, 6 बजे तक शूट होता है, वापस होटल में आते आते 8:30-9 बज जाते हैं। टाइम सिर्फ इतना ही कि आप खाना खा के सो सकते हो। मैं उसके बाद खाना खाने से पहले अपनी जितनी भी एक्सरसाइज होटल में हो सकती है, मैं पुशअप्स, सिटअप्स, प्लैंक्स, जो मैं रेजिस्टेंस यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक कोर्स पे गया था कोविड के टाइम पे, जिम बंद थे, मैं सोफ़ा उठा के लगा रहता था कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने की। मुझे आई हैव टू बिल्ड दैट रेजिस्टेंस इन मी। मेरे कोर्समेट हंसते थे, कोर्समेट क्या है, तो ये इसके कमरे में जाओ ना, कुर्सी टेबल कुर्सी उठा टेबल के उठा के। लगा होता है कुछ ना कुछ। बट ठीक है, लोगों के हंसने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, अब मैं हंस रहा हूँ। तो इट इज, यू हैव If you टू don't डू इट। mind, what is your age, sir? I'll be turning 45 next month, this month. मेरी तरफ क्यों देख रहा है? आप आई एम जस्ट 25। उसके बाद से मैंने ग्रो करना बंद कर दिया। तो जिम का एडवांटेज मैं बता and by the way, मतलब ये दाढ़ी आपकी नॉन कलर्ड है? हाँ हाँ, दाढ़ी बाल दोनों नॉन कलर्ड है, कभी नहीं, नो कलरिंग। दादा, sir has mastered something. Sir, तो what is बता, what- दिस व्हाट ही इज टेलिंग, हाँ, डू हाँ। इट। नो, नहीं सर, what is cortisol? कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, सो जैसे जब आप सुबह उठते हो, हाँ, तो आप उठ क्यों रहे हो? बिकॉज बॉडी में कॉर्टिसोल एलिवेट हुआ है, तो आप स्ट्रेस हुआ है इसलिए आप उठे हो। हम क्या करते हैं, उठते ही ब्लैक कॉफी पी ली, वो और कॉर्टिसोल बढ़ा देती है। यस, सुनो, तो क्या करना चाहिए सुबह उठ के? सुबह उठ के जब आप उठे हो, थोड़ा सा आपको पानी पियो, उसके बाद थोड़ा सा काम करो, बिकॉज योर कॉर्टिसोल हैज टू गो डाउन, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। या वर्कआउट करो, बिकॉज वर्कआउट करोगे योर टेस्टोस्टेरोन गोज अप, योर कॉर्टिसोल कम्स डाउन, वेरी सिंपल। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे सर, ये खुद भी नोट कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू सर, दिस इज फॉर मी। कुछ कह भी नहीं सकता मैं। 30 के बाद ही मसल मास कम होता है ना। मैं तो 25 पे रुका हूँ। ओके, सो मॉर्निंग्स के लिए आप कुछ चीजें बता रहे थे। इनफैक्ट जो लोग भी ये सुने वो सब नोट करो, दिस इज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट हाँ फॉर प्लीज एवरीवन। प्लीज नोट डाउन। और सर आप अपना इंस्टा बताइए। मेरा इंस्टा है टंगस्टंड, टंगस्टंड। टंग स्टंड, हाँ, आप वो नीचे डाल देना। स्टंड कर दिया। स्टंड कर दिया, बिल्कुल। 3 टैंक खोल के। ओके, सो वेकअप, उसके बाद क्या करना चाहिए सर? उसके बाद यू हैव वाटर, ऑप्शन थोड़े थोड़े बताइएगा कि मतलब पानी पीना चाहिए। इसमें ऑप्शन की क्या, पानी पीना है। वाटर, हाँ, और ठंडा या गर्म इसमें जैसे चाहो। कोई दादी जी के नुस्खे नहीं डालने की, नींबू शहद ये वो, पानी पियो। नो एप्पल साइडर विनेगर एंड ऑल। नथिंग, योर ऑर्गन्स हैव टू स्टार्ट गुड फंक्शनिंग। सर, इज आप नॉट सिर्फ एंडोर्सिंग। पानी पियो, ठीक है। पानी पीने के बाद यू हैव टू काम योरसेल्फ। ऐसे नहीं कि उठे और दौड़ना शुरू हो गए, थोड़ी देर यू हैव टू टेक रेस्ट, बिकॉज योर कॉर्टिसोल लेवल हैज टू कम डाउन। उसके बाद यू स्टार्ट वट एवर यू वांट टू, मतलब लाइक थोड़ा पड़े रहो, वापस बेड पड़े रहो, बैठ जाओ, पानी पी के थोड़ा, जस्ट गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम। Okay. सो आई विल टेल यू माई शेड्यूल। मैं पठानकोट में सुबह उठता हूँ, उठने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद 5 मिनट मैं अपने ही आप अपने अंदर, जिसको आप बोल सकते हो, आई टॉक टू माई सेल्फ, अपने आप से बातें करता हूँ। उसके बाद आई गो फॉर अ रन और अ वॉक। फिर मैं 5-6 फोन कहाँ है किलोमीटर। आपका उस टाइम में? फ़ोन या तो मेरे पास होगा, मैंने अगर ईयरफोन लगा रखे होंगे, वरना नहीं होगा। जिस दिन मैं दौड़ता हूँ हाँ। उस दिन मैं फ़ोन नहीं ले जाता, जिस दिन मैं वॉक करता हूँ उस दिन मैं नहीं, आप फ़ोन फोन लेके जाता हूँ। कब चेक करते हो? पहले चेकिंग कब होती है? क्योंकि आपका इंस्टाग्राम है, आप वॉक पे जाने से पहले, वॉक पे जाने से पहले। वॉक पे जाने से तो पहले। ये काम डाउन कर लिया, उसके बाद उसके बाद आप कॉफी लेते हो या नहीं? नहीं, कॉफ़ी मैं वॉक से आने के बाद ही लूँगा, पहले नहीं लेता। इसका भी कोई रीजन है? हाँ, मैं उस टाइम कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाना नहीं चाहता ना, जब मैं वॉक पे जा रहा हूँ। कॉफी से स्ट्रेस बढ़ता है? कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेस, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन। कॉफी नहीं पीना सर? तो नहीं, ऐसा नहीं है ऑक्सीटोसिन कभी नहीं बढ़ाओ। पीना, हाँ, ऐसा नहीं है कम कभी पीना नहीं है, कम पीना। पीना है, कब पीना, कब पीना? कब पीना, When? और कम When? और कम भी पीना है।
डिपेंड करता है किसी को कितना रेजिस्टेंट है। कई लोग 12 बजे के बाद अगर कॉफ़ी पी लें उन्हें रात को नींद नहीं आती। अच्छा, एक कॉफ़ी की बात हो गई। दूसरा सर, चाय? चाय भी पी सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। बट ये नहीं है ना कि चाय ही पीते जा रहे हैं। इंडिया में एवरी टाइम इज़ अ टी टाइम। किसी को बोले चल क्या करें? चाय पिएँ, चल पी लेते हैं। ये बैड हैबिट है। बिल्कुल बैड हैबिट है। उससे आई थिंक शुगर इंटेक भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर इंटेक है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कार्बो आपका बढ़ रहा है। आपको हम इंडियंस ना सिर्फ़ कार्ब पे जी रहे हैं, जबकि खाने का असली तरीका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट होना चाहिए। हमारी डाइट में रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, उसी पे जिए जा रहे हैं हम। तो मसल कैसे बनेगा? कैसे आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं होगी? आपके खाने में ही तो प्रॉब्लम है। सी मेडिसिन ना सिर्फ़ सिम्पटम को एड्रेस करती है, एब्सोल्युटली। ठीक है? आपका बीपी बढ़ा, आपने मेडिसिन खा ली, बीपी कम हो गया, अगले दिन फिर बढ़ जाएगा। बट कॉज़ कौन एड्रेस कर रहा है? कॉज़ आपका खाना है। आप 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 एंटी सीरियल्स भी हो सर? एंटी तो मैं किसी के नहीं हूँ। बट सीरियल्स के ऊपर क्या आपका ओपिनियन है? चावल और रोटी के ऊपर? मैं तो आई डोंट टेक। सेम विद हिम। या नहीं, बिकॉज़ किसने वी अंडरस्टूड नो। किसने सिखाया? हमने सीखा है। अब रामदेव आपके बाबा पास तो भी नहीं प्रशांत ले है ना, मेरे पास प्रशांत नहीं था ना। टेक एडवांटेज, नो सीरियसली। सीरियसली टेक एडवांटेज। ही इज़ टेलिंग यू द टिप्स। सीधा-सीधा मिल रहा है। एंड ही इज़ डूइंग इट विद हिमसेल्फ। लुक एट हिम, यू विल कम टू नो। आप कोई आँखें ही बंद कर लोगे यार, किसी की सुनोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? हम ना एक तो ट्रेडिशनली ह्यूमंस आर रेजिस्टेंट टू चेंज। हम चेंज करना भी नहीं चाहते। हम किसी को सही चीज़ बताएँगे, तो वो 10 चीज़ें हमें बताता है कि वो क्यों नहीं हो सकती। जी, 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 ठीक जी, है? जी। एक हाथ में विस्की का ग्लास है, एक हाथ में सिगरेट है और वो मुझे बोल रहा है यार व्हे प्रोटीन पीने से सुना किडनी खराब होती है। मैंने कहा भाई तो जो पी रहा है ना, वो तो तू उसके हिसाब से तो दिस इज़ नाइस। बट ये सच भी है। नहीं, ठीक बात दिस करें। इज़ ट्रू। काम डाउन हो गया, उसके बाद आप देन आई गो फॉर अ 5 किलोमीटर वॉक और सो, रन और वॉक। 5 किलोमीटर रन और वॉक। कितने दिन रन, कितने दिन वॉक? डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है। आप भी इसको मूड के ऊपर रहने देते हो? हाँ, हाँ। जाता मैं रोज़ हूँ। आई हैव टू स्टेप आउट, वो तो कांस्टेंट। यू शो अप एवरी डे? आई शो अप एवरी डे, बारिंग अ संडे, उस दिन मोटरसाइकिल पे होता हूँ मैं। नहीं, अच्छा है। इट्स अ गुड हॉबी। तो फिट रहोगे तभी कर पाओगे हॉबीज़। तो पहले फिट रहो बेटा। ये ठीक है, उसके बाद? तो उसके बाद देन आई कम, कॉफ़ी-वॉफ़ी पीता हूँ, जी। आई गेट रेडी हुँ। एंड उसके बाद आई गेट ऑन विद द टास्क्स इन द डे बिकॉज़ मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करता। Coffee and coffee, you're getting ready, and then when do you start your work time? आई स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस, दैट इज़ मतलब अबाउट अराउंड 10 10 बजे? 10 बजे। ओके। फिर नो ब्रेकफास्ट? आई डोंट टेक तो ब्रेक। ये वाली जो बात होती है, यार लंच मत कर, हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट, 4 पराठे, दही। पता नहीं किसने बोली है ये बात। प्रीतपाल ने बोली 1 थी, किलो पूरी। मैं तो प्रीतपाल की बात बता रहा हूँ। सो सॉरी सर, आप प्रीतपाल से मिले हैं ना? हाँ, मैं मिला हूँ। हमारा एक बहुत ही गणेश टाइप का दोस्त है। तो ये है कि इसमें वो नहीं है, ब्रेकफ़ास्ट मैं नहीं खाता, मैं पहली मील मेरी लंच है। 2 बजे के करीब मैं खाता हूँ। तो इतने देर आप इंटरमिटेंट पे हैं या कुछ हाँ, स्नैक कर रहे इंटरमिटेंट हैं? नहीं, कोई स्नैकिंग नहीं, सिर्फ़ ब्लैक कॉफ़ी। बीच का जो टाइम है, आई हैव ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी या नींबू पानी। डिसिप्लिन्ड है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत डिफिकल्ट है ये। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन 2 चीज़ें हैं जो आपको ले जाएँगी। ना मोटिवेशन, ना स्ट्रेंथ, ना करेज, इट इज़ ओनली कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एंड कंसिस्टेंसी इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ योर डिसिप्लिन। इट इज़ ऑल डिसिप्लिन। आप में Show up every day. मोटिवेशन, आप में आज मोटिवेशन है, कल नहीं होगी। जी। आपने आज पिक्चर देखी जिसमें बंदा मेहनत कर रहा है, आप 2 दिन बोलोगे मैं भी साला ये करूँगा, बट 2 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। डिसिप्लिन है जो आपको रात को चाबी लगाएगा, सुबह उठना है। डिसिप्लिन है बोलेगा मूड नहीं है तब भी जिम जाना है। इट इज़ द डिसिप्लिन व्हिच विल कैरी एंड डिसिप्लिन शोज़। और सिर्फ इसी में नहीं, आप इधर डिसिप्लिन है ना, आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन होंगे। आई ऑलवेज से आप अगर हमारी एज में हम्म। 40s के बाद कोई फिट आदमी देखते हैं या फिट लेडी देखते हैं, you should salute that person because with everything going against them they have maintained this, that means they are disciplined. They are disciplined. और fit का मतलब पतला नहीं है, fit का मतलब fit है। You are metabolically healthy, you are mentally healthy and you are physically healthy. ये होता है फिटनेस। ये नहीं फिटनेस की भी पतला है तो फिट है। उसके बाद? उसके बाद लंच में मैं जनरली एग्स और
चिकन या मीट या कोई एक सब्जी, प्रोटीन प्रोटीन एंड फैट्स का कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे मतलब थोड़े कॉम्बिनेशंस बताइए ना। लेट्स से यू हैव 3 दिन का आपको लंच बताना है। तो पनीर खा सकते हैं आप, मशरूम्स खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, देन चिकन, मीट किसी भी टाइप का, एग्स तो वंडर फूड है, मतलब एग्स तो सब कुछ दे रहा है आपको। बट यहाँ हम क्या प्रॉब्लम देखते हैं, लोग वाइट खा रहे हैं और येलो फेंक रहे हैं। सब कुछ तो येलो में है, वो आप फेंक रहे हो, और वाइट जो उसकी प्रोटीन केसिंग है वही खा रहे हो। 7 एग वाइट खा लिए एंड येलो फेंक दिया, ये वाला। येलो जिसके ऊपर फेंका है ना, वो उसकी बॉडी जरूर बन रही होगी, ठीक है। एंड सो दिस इज माय, आई हाउ कॉल मेनी इट एग्स यू टेक एट एक वन, बार डिपेंड करता है। अगर मैं दोपहर के मील में? दोपहर के मील में अराउंड 7-8 एग। 7-8 एग्स, So whole egg. high on protein diet. Yeah, This high on. ही See, इज रनिंग 5 किलोमीटर एवरी डे। नहीं 20 साल के लड़के नहीं कर रहे यार, आप समझ रहे हो? तो आपकी डाइट सर आपके कार्ब्स वर्कआउट नहीं को ले रहे आप, नहीं ले रहे बहुत कम। आप, प्रोटीन ले रहे हैं और फैट ले रहे हैं। हाँ, तो ये तो एक दूसरी टाइप की डाइट होती है ना, क्या बोलते हैं? कीटो? हाँ नहीं, दिस इज नॉट कीटो। में कार्ब्स बिल्कुल ही नहीं होते। मैं कार्ब्स लेता हूँ, ऐसा नहीं है, लाइक वर्कआउट से पहले बट मैं ये नियर कीटो, बनाना लेता बट ये हूँ। नियर कीटो। हाँ, बनाना कीटो में बनाना नहीं ले सकते आप, बट वर्कआउट से पहले आई वांट दैट इंस्टेंट एनर्जी, सो आई वर्कआउट एट अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग। तो अभी लंच के बाद फिर मैं एक बनाना खाऊंगा, हाँ उसके बाद मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगा, एंड आई कंप्लीट माय वर्कआउट बाय अबाउट 9। तो उसमें व्हाट, जिम प्रॉपर? हाँ हाँ, मेरा तो खुद का जिम है ना, आई ओन अ जिम, तो जाना पड़ता है। नहीं, पर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज तब करता था जब मैं किसी और के जिम में जाता था। जब वो वही चीज़ अपनी बन जाती है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो मतलब हम तुम्हारे जिम पे आएंगे तो हम बहुत एक्सरसाइज करने वाले हैं, बिल्कुल। एंड ये वाली टिप्स सारी नहीं फ्री में नहीं, मिलेंगी। फिर आप वो कराएंगे, आप हमें ट्रेन करेंगे। कर देंगे आप बोलोगे तो। तो इसकी और वीडियो बाकी टिप्स भी चाहिए ना सारी, हाँ सारे खाने वगैरह की सब मिलेगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो, जैसे बोलते हैं कि अगर आप अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका फ्रेंड सर्किल और आपकी नॉलेज दोनों ही अच्छे दर्जे की अब होती है। बड़े संस्कारी लोग आते होंगे आपके जिम में सर। क्यों? मतलब वो आपसे सीख सीख के, मतलब इन्फ्लुएंस मैटर्स ना, वो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं ना। सो दे डोंट टॉक टू यू, नहीं, दे टॉक टू मी। है ना? हाँ हाँ, दे ऑफ कोर्स दे टॉक। भैया भैया ये बता दो, भैया ऐसे हो गया, भैया। हाँ हाँ, वैसे तो ट्रेनर्स भी अच्छे हैं, मतलब आई कीप ऑन टॉकिंग टू माय ट्रेनर्स आल्सो, अच्छा तो वो चल जाता है, बिकॉज आई डू सो मेनी थिंग्स, हाँ आई एम हार्डली देयर Available. फॉर, या आई एम वेरी, आई टेक लेक्चर्स फॉर, मैंने बताया था स्पेशल फोर्सेस का ले रहा हूँ, हाँ आर्मी इंस्टॉलेशंस का ले रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स का ले रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस का ले रहा हूँ, देन आई एम एक्टिंग ऑल्सो, हाँ। देन आई एम ऑन माई मोटरसाइकिल ऑल्सो, हाँ। आई एम डूइंग पॉडकास्ट लाइक दिस ऑल्सो। तो आपने, that means discipline, consistency is also about time management. इट इज ऑल It, डिसिप्लिन। it will also bring time management. देयर इज वन वर्ड, डिसिप्लिन। जिंदगी में एक ही वर्ड है, डिसिप्लिन। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। पर ये फिल्मी दुनिया में उन लोगों का डिसिप्लिन कैसा, और हाउ आर दे ट्रीटिंग यू, लाइक हाउ आर यू लाइकिंग इट? आई एम लाइकिंग इट। आई एक्चुअली, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, बट इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई लाइक टू डू सच थिंग्स, एंड वही चीज़ें करने को मिल रही हैं। एंड इंसिडेंटली मैं नेगेटिव कैरेक्टर ही कर रहा हूँ, तो आई एम लाइकिंग दैट इवन मोर। एक बार मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और उन्होंने बोला कि सर आप इतने साल फौज में थे, तो यूर मतलब ऑन एंड ऑफ आते जाते हो आप, पर आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो, डिसिप्लिन है, चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, टास्क ओरिएंटेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपके काउंटर पार्ट्स जो थे वो बड़े शहरों में थे, वो एंजॉय कर रहे थे, मोटी सैलरीज ले रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मूवी जा रहे थे। डू यू मिस दैट? तो मैंने उनको बोला कि एक चीज़ है, उन्होंने जो किया मैं आज कर सकता हूँ, पर मैंने जो किया उसके लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सो डू यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, नो डाउट इन दैट। तो अभी यू आर मतलब फुल मोड ऑन कि अब जो आएगा मेरे सामने वो मैं काम करूंगा, मूवीज में करूंगा, अच्छा करूंगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड थैंक यू प्रशांत, बहुत मजा आया। सेम हियर, बहुत मजा आया। करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हम चीजें। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम